हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जावा इंटरव्यू, ठीक है, तो उसमें मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस आने ही होते हैं। I've already prepared a lot of videos on this, and I've just compiled few of the questions here, and so that एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाए। This video is especially for freshers to having people 4 years of experience, ठीक है। Other people जिनके पास 4 साल से ज़्यादा का experience है, they can go through the video and revise the basics. बट जो 0 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चंस पक्का आने हैं। आप प्रिपेयर कर लो, देख लो, रिवाइज करो अच्छे से, गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन। आई एम शेयरिंग द पीडीएफ ऑल्सो इन गूगल ड्राइव, डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दे रहा हूँ मैं इसमें, ताकि आप जो क्वेश्चन देखना हो उसको आराम से देख पाओ। यू डोंट हैव टू स्क्रॉल टू मच। कोई भी डाउट हो, कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंट वीडियोस भी चाहिए, स्ट्रिंग सीरीज चाहिए, या एक्सेप्शन हैंडलिंग भी काफ़ी पूछे जाते हैं। आई एम मेकिंग ऑलरेडी दोस्त, बट इफ यू हैव एनी प्रायोरिटीज, डू टेल मी। आई विल ट्राई टू प्रायोरिटाइज दैट वीडियो, एंड जल्दी जल्दी ले आएंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ थ्रेड इन जावा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोसेस, ठीक है। सो अगर देखें हम इसे, ठीक है, पहले प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम विद इट्स ओन मेमोरी, रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशन स्पेस, ठीक है। अब मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा पूरे थ्रू आउट द वीडियो। दैट इज, सपोज करो कोई हम ब्राउजर ले रहे हैं, अभी के लिए क्रोम या फायरफॉक्स ले लो। सो दिस इज अ क्रोम, क्या है, एक प्रोग्राम है हमारा ये, ठीक है। अगर तुम इसको खोलते हो तो ये एक प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर क्रोम में ऐसे तुमने उस प्रोग्राम को खोला है और टैब ओपन है, दैट इज अ प्रोसेस। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास 10 टैब ओपन है, तो एवरी टैब कैन बी अ प्रोसेस हियर, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल भी अभी दिखाने वाला हूँ, जस्ट गो थ्रू द वीडियो फर्स्ट। सो ऐसे ही एक, अगर तुम्हारा कोई इंटेलिजेंट है, आईडी है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम। उसे ओपन करो तो वो एक प्रोसेस होगा, ठीक है। ईच प्रोसेस लिव्स इन इट्स ओन प्रोटेक्टेड मेमोरी वर्ल्ड। हर एक जो प्रोसेस होता है ना किसी भी प्रोग्राम का, उसकी खुद की एक मेमोरी होती है, सीपीयू यूजेस होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ थ्रेड। अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस, ठीक है। एंड अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। एक जो प्रोसेस होता है उसके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, एंड ऑल थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी, ठीक है। जो जो भी थ्रेड होता है, बेसिकली एक जो प्रोसेस होगा उसकी एक मेमोरी होगी असाइन। उस मेमोरी को सारे थ्रेड्स यूज करेंगे विद इन दैट प्रोसेस, ठीक है। ईच थ्रेड डज अ डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली। बेसिकली हर एक थ्रेड का अपना काम होता है। एग्जांपल देखते हैं एक बार, उसके बाद हम डिफरेंस पाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए ना आपको हमारा जो टास्क मैनेजर होता है सिस्टम में, वो वहां ले चलता हूँ, वहां देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखोगे, इस टास्क मैनेजर में मेरे पास फायरफॉक्स ओपन है, ठीक है। फायरफॉक्स में जो 15 लिखा रहा है, दिस इज 15 प्रोसेसेस हियर, ठीक है। उसके 15 प्रोसेस चल रहे हैं। और अगर आप देखोगे हर एक प्रोसेस की ना अपनी मेमोरी है, अपना सीपीयू यूजेस होगा यहाँ पे। इस प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस देख रहे हो, तो इसका इतना मेमोरी यूज कर रहा है ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें थ्रेड दिखाता हूँ। थ्रेड क्या है यहाँ पे, यहीं पे अगर आप टास्क मैनेजर में, आप अपने सिस्टम पे भी देखना, अगर आप डिटेल्स में जाओ, ठीक है, एंड यू टाइप हियर फायरफॉक्स, या जो भी आपको चेक करना है प्रोग्राम, तो यहाँ फायरफॉक्स में आप देखोगे ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस की अपनी मेमोरी यूज है। और इसमें कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, 88 थ्रेड्स। अभी तो 89 हो गए, इतने थ्रेड्स चल रहे हैं। हर एक प्रोसेस के अपने थ्रेड्स हैं। अब जैसे ये 31 थ्रेड्स हैं इस प्रोसेस के विद दिस PIID। ये जो 31 थ्रेड्स हैं, ये मेमोरी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इस थ्रेड ग्रुप का अलग मेमोरी है। ऐसे जितने प्रोसेस हैं, सबके अपने थ्रेड्स हैं, अपनी मेमोरी है, ठीक है। कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स में। देखो, प्रोसेस और थ्रेड यहाँ पे है। मेमोरी क्या होता है, हर एक प्रोसेस की सेपरेट मेमोरी होती है, और थ्रेड जो होता है उनकी शेयर्ड मेमोरी होती है। क्रिएशन कॉस्ट, प्रोसेस को क्रिएट करने में हैवी होता है, थ्रेड इज लाइट वेट क्रिएशन कॉस्ट। कम्युनिकेशन स्लो होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड थ्रेड का विद इन अ प्रोसेस होता है तो फास्ट होता है, बिकॉज शेयर्ड मेमोरी होती है। फेलियर इम्पैक्ट क्या होता है, ये आइसोलेटेड है, एंड इट कैन क्रैश द होल प्रोसेस, ठीक है। ओएस इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस का हाई होता है, थ्रेड का लोअर होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोम ऐप हो गया, एंड टैब्स लोडिंग इन क्रोम आर डिफरेंट थ्रेड्स। ये थोड़ा एग्जाम्पल हम बेटर कर सकते हैं, अभी बस एज अ सिंपल एग्जाम्पल लिया हमने से। नाउ यही एग्जांपल मैंने थोड़ा यहाँ डिटेल में लिख रखा है कि बेसिकली व्हेन यू ओपन गूगल क्रोम, तो क्रोम itself रन्स एज मल्टीपल प्रोसेसेस। ईच टैब हो गया, ईच एक्सटेंशन हो गया, एंड जीपीयू रेंडरिंग हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वहाँ। दे ऑल कैन बी अ सेपरेट प्रोसेस, नॉट जस्ट टैब, ठीक है। एक्सटेंशन आपका बैकग्राउंड में चल रहा है, इट कैन बी अ सेपरेट प्रोसेस। अब इनसाइड अ सिंगल टैब प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड चल रहे होता है। हर एक थ्रेड क्या काम कर सकता है, अगर हर एक टैब खोलोगे, तो एक यूआई थ्रेड हो सकता है जो पूरा यूआई रेंडर कर रहा हो। नेटवर्क थ्रेड हो रहा हो जो डेटा डाउनलोड कर रहा हो, नेटवर्क कॉल्स कर रहा हो। जेएस थ्रेड हो सकता है जो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा हो। ऐसे ही रेंडरिंग थ्रेड हो सकता है जो पिक्सेल्स पेंट कर रहा हो वहाँ पे। सो हर एक थ्रेड अपना अपना काम कर रहा है। तो ऑल दीज थ्रेड्स जो होते हैं, दे शेयर द सेम मेमोरी, दे रन इन पैरेलल एंड कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंटली।
सो गाइस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। आप बता सकते हो कोई प्रोग्राम है उसको आप ओपन कर रहे हो तो एक प्रोसेस होता है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ब्राउजर कर लेके चलो, आप फायरफॉक्स प्रोग्राम को ओपन किया, हर एक टैब को प्रोसेस बता दो, हर एक टैब के विद इन एक थ्रेड डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं, जो एग्जांपल अभी हमने टास्क मैनेजर का देखा, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो इंटरव्यूज में। So this is the difference between process and thread. I hope it helps. Let's move on to next question. Hello guys, so हमारा next question है what are the different ways to create a thread in Java? ठीक है, basically there are three ways to create a thread. पहला है कि आप thread जो class होती है उसको extend कर लो अपनी class के ऊपर। दूसरा है by implementing runnable, ठीक है, interface। इसमें एक फंक्शनल इंटरफेस होता है ये, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। एंड थर्ड इज बाय यूजिंग एग्जीक्यूटिव सर्विस। एक एक करके हम तीनों मेथड देखते हैं एंड कोड भी देखेंगे हम इसका। सो फर्स्ट मेथड दैट इज बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। आपको कुछ नहीं करना, थ्रेड क्लास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बाय जावा। जस्ट एक्सटेंड ऑन योर क्लास, ठीक है, इनहेरिटेंस लगता है यहाँ पे। एंड देन यू इम्प्लीमेंट दी देन यू हैव टू ओवरराइड द रन मेथड दैट कम्स इन थ्रेड क्लास। तो उसको ओवरराइड करके यहाँ पे अपना कुछ भी काम करवा सकते हो, क्योंकि जो रन मेथड है उसी के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है थ्रेड का, ठीक है। इस तरह से ओवरराइड करो इस रन मेथड को, अपना कुछ जो भी चीज प्रिंट करवाना हो करवाओ, या जो भी फंक्शनल लॉजिक है वो लिखो, बिजनेस लॉजिक। एंड देन मेन से आप इसको थ्रेड को कॉल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसको एक बार कोड पे देखते हैं हम लोग जल्दी से। कमिंग टू कोड हियर, ठीक है, हमारे पास अब हमारी थ्रेड क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने एक माई थ्रेड करके क्लास बनाई है जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, और थ्रेड का जो रन मेथड है उसको हमने ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। कमिंग टू मेन क्लास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ माई थ्रेड क्लास, माई थ्रेड t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉल दिस थ्रेड एंड कॉल द स्टार्ट मेथड यहाँ पे, ठीक है, नॉट द रन मेथड, स्टार्ट मेथड। इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा मैं, और अगली वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा स्टार्ट और रन में डिफरेंस क्या है। बट फॉर टाइमिंग ये ध्यान रखिए हमेशा हमें स्टार्ट मेथड कॉल करना है। तो आप देखो इसको मैंने कॉल किया तो ये हम इसने एग्जीक्यूट कर दिया जो भी मेरे रन मेथड का लॉजिक था, ठीक है। इफ यू वांट टू डू सम फंक्शनल, सपोज करो फंक्शनल लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से कॉल करते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। नाउ लेट्स गो टू थ्योरी अगेन। थ्रेड क्रिएशन पे था हम लोग यहाँ पे बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ओके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ध्यान रखते हैं हमेशा कि जो रन मेथड होता है बेसिकली ये क्या बताता है कि जो हमारा थ्रेड काम कर रहा होता है, रन मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है। स्टार्ट मेथड क्या करता है, इट क्रिएट्स अ न्यू कॉल स्टैक एंड रन्स द रन मेथड, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कॉलिंग रन मेथड डायरेक्टली इज नॉट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें कोई नई थ्रेड क्रिएट नहीं होती, वो कॉन्करेंसी नहीं लाता, जस्ट जो थ्रेड चल रही होती है उसी में वो एग्जीक्यूट कर देता है रन मेथड को, ठीक है। डाउनसाइड क्या है बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, रीजन ये है कि आपको पता होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है जावा में, ठीक है। जावा ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, सो यू लूज द एबिलिटी टू एक्सटेंड अनदर क्लास, ठीक है, दैट्स व्हाई वी अवॉइड दिस वन। नाउ कमिंग टू द सेकंड मेथड दैट इज बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल, ठीक है, ये बहुत कॉमन है इंप्लीमेंट करना। इसमें क्या करते हैं हम, क्लास जो होता है उसको हम इंप्लीमेंट करवा देते हैं दिस फंक्शनल इंटरफेस दैट इज रनेबल इंटरफेस, ठीक है। इसमें भी रन मेथड होता है। अब नाउ कमिंग टू दिस थिंग, अब पहले इसको देख लो, रन मेथड इसका ओवरराइड करवाते हैं, अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, देन सेम तरीका वही है कि एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के उसमें ये टास्क प्रोवाइड कर देंगे, और रनेबल टास्क जो भी होगा, ठीक है, एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट द थ्रेड। नाउ कमिंग टू कोड ऑफ दिस, ठीक है, व्हाई दिस इज बेटर, इस पे बाद में आएंगे। लेट्स गो टू कोड एंड लेट्स सी दिस वन, ठीक है। अब जैसे मेरा जो थ्रेड क्लास था, मैं यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस, ठीक है। रनेबल इंटरफेस पर अगर आप जाओगे ना, कंट्रोल क्लिक करके अपने आईडी पे जाना, देखोगे फंक्शनल इंटरफेस है, इसमें एक ही मेथड है, void run, ठीक है, दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन लैम्डा। और अब ये जो मैंने रन मेथड है ओवरराइड कर दिया, मैं आऊंगा माई थ्रेड अपने क्लास थ्रेड मेन पे आऊंगा, जहाँ पे मेरा मेन मेथड है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर दूंगा माई थ्रेड का टास्क, ठीक है। ओ सॉरी, माई थ्रेड का नहीं, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे हम लोग थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और ये न्यू थ्रेड, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट एज, ठीक है, एंड वी कैन कॉल t1 डॉट स्टार्ट एंड इट विल वर्क। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आंसर करता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपने देखा थ्रेड में भी रन मेथड है और माई रनेबल में इंटरफेस में भी रन मेथड है। रीजन बीइंग ये है यार, अगर आप थ्रेड क्लास के अंदर जाओगे ना, कंट्रोल क्लिक करके,
तो आपको यहाँ दिखेगा ये भी इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। तो ये भी अपने साइड पे ओवरराइड कर रहा होता है रन मेथड को, ठीक है। अपने साइड पे अगर यहाँ पे आप सर्च मारोगे रन रन रन, ओके रन मेथड, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा रन मेथड कहाँ पे एग्जैक्टली, ओके जल्दी से ढूंढते हैं, 3 4 5, ये रहा, ठीक है। इसने भी ओवरराइड कर रखा है अपने साइड से, ठीक है। सो दिस इज इट, लाइक रनेबल को इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू द थ्योरी वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल रनेबल व्हाई दिस इज बेटर देन एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, बिकॉज यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस का लिमिटेशन नहीं हो रहा, इट हैज बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स एंड वर्क परफेक्टली विद थ्रेड पूल्स। अब थ्रेड पूल्स पे भी हम आ रहे हैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्रेड क्रिएशन का जो तीसरा तरीका है, दैट इज यूजिंग एग्जीक्यूटिव सर्विस, एंड दिस इज द वन दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है, यूजुअली। तो वाई दिस एग्जिस्ट, बेसिकली व्हेन वी क्रिएट थ्रेड्स मैनुअली, सपोज करो 1000 थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो काफी हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए, एक्सपेंसिव होगा, हार्ड टू मैनेज होगा हर एक थ्रेड को करना, हर एक थ्रेड को कब बंद करना है कब स्टार्ट करना है, बहुत झंझट है, एंड इट्स इजी टू मेस अप एट द टाइम, बिकॉज मेमोरी का इशू हो जाएगा, परफॉर्मेंस का इशू हो जाएगा। बट एग्जीक्यूटिव सर्विस के साथ क्या होता है, हमें ना उसको बस एक टास्क प्रोवाइड करना होता है, रनेबल टास्क, वो अपने आप थ्रेड क्रिएट करता है, हमें बस सबमिट टास्क सबमिट करना है, और अपने आप वो थ्रेड क्रिएशन, रीयूज एंड शेड्यूलिंग देखता है वो, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आपको कोड देखना है तो क्विकली कोड देखते हैं, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अभी मेरा रनेबल का जो टास्क है, रनेबल इंटरफेस ये क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हम वी कैन यूज दिस एज रनेबल, ठीक है, टास्क। तो अभी हम थ्रेड मेन पे आते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विस को कॉल करते हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विस इक्वल्स टू executors डॉट न्यू फिक्स थ्रेड पूल, ठीक है, दो थ्रेड पूल कर, दो थ्रेड्स बना लिए, और अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव सर्विस डॉट सबमिट, इसमें हम एक टास्क सबमिट कर देंगे, दैट इज न्यू माई थ्रेड, ठीक है, एंड विल रन इट। देखो अगर मैं अभी से रन कर दूंगा, इसने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन आप देखोगे हम प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रही है सर्विस। रीजन बीइंग ये है कि आप जब भी एग्जीक्यूटिव सर्विस यूज कर रहे हो ना, इसको शट डाउन करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये शट डाउन कर देते हैं इसे हम लोग, एंड दिस इज डन। तो यहाँ पे अपना एक काम खत्म करके एग्जीक्यूट करके इट विल गेट ओवर, तो ठीक है। सो गाइस दीज वर 3 ways टू इम्प्लीमेंट क्रिएट थ्रेड इन जावा। सो गो एंड वॉच दिस वीडियो अगेन, अगर आपको अभी समझ नहीं आया एक बार में, मेक स्मॉल नोट्स, इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मोस्टली जूनियर डेवलपर से पूछा जाता है। सो आई होप इट हेल्प्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello guys, so next question for interview that is being asked is what is the difference between start and run method। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड अलग से क्वेश्चन एक्चुअली पूछा नहीं जाता, मैंने यहाँ अलग बता दिया है। यूजुअली एक आपसे थ्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, स्टार्ट मेथड जो होता है वो इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड देन कॉल्स द रन मेथड इन दैट थ्रेड, ठीक है। रन अगर तुम कॉल कर रहे हो ना, तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेथड कॉल एंड इट रन्स इन द करंट थ्रेड। रन अगर कॉल कर रहे हो तो कॉन्करेंसी नहीं होती है, स्टार्ट को कॉल करने पे कॉन्करेंसी होती है, ठीक है। थिंक ऑफ अ टास्क एंड अ वर्कर, ठीक है। रन क्या है, यू डूइंग द टास्क योरसेल्फ। स्टार्ट क्या है, इट्स लाइक बेसिकली हायरिंग अ न्यू वर्कर एंड गिविंग देम अ टास्क, बेसिकली एक पैरेलल बंदा काम कर लेता है, ठीक है। और कोड एग्जांपल है, कोड एग्जांपल में मैं आऊंगा, आप यहाँ एग्जांपल देख लो, तो एक सिंपल सी माई थ्रेड क्लास बनाई है, थ्रेड क्लास बनाई है, एक्सटेंड करके थ्रेड मेथड, ठीक है, ओवरराइड कर रखा है रन को। एंड जब मैं यहाँ माई थ्रेड कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना के, अगर टी डॉट रन कॉल करूंगा तो बेसिकली रनिंग इन थ्रेड मेन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थ्रेड नेम प्रिंट हो रहा है इसके थ्रू। एंड अगर मैं टी डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ तो थ्रेड एक अलग बना के वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। what actually happens internally when you call run method, ठीक है, मेन जब रन मेथड कॉल करो, मेन थ्रेड से कॉल होता है रन मेथड एंड इट एग्जीक्यूट्स लाइक अ नॉर्मल मेथड उसी थ्रेड में, ठीक है, नो मल्टी थ्रेडिंग, नो पैरेलल एग्जीक्यूशन। बट व्हेन यू स्टार्ट टू कॉल अ स्टार्ट मेथड, ठीक है, यहाँ पे रियल मल्टी थ्रेडिंग होती है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। मेन थ्रेड से स्टार्ट मेथड कॉल किया, जेवीएम क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एंड वहां पे कॉल करता है रन मेथड, न्यू थ्रेड कॉल्स द रन मेथड, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है दोनों में, स्टार्ट और रन में? और स्टार्ट बेसिकली क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, बेसिकली जो भी हमने पढ़ा है एक शॉर्ट में बता दिया है यहाँ पे समरी में। रन मेथड में नया थ्रेड कॉल नहीं होता, एग्जीक्यूट्स कॉन्करेंटली, स्टार्ट मेथड यस, रन में नो। कॉल बाय जेवीएम, स्टार्ट में यस एंड रन में नो। कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टार्ट मेथड को कई बार कॉल नहीं कर सकते, थ्रोज एक्सेप्शन, बट रन को वी कैन कॉल। and start method runs on new thread and run method runs on current thread, same thread, ठीक है। So this is it for this question. Let's move on to next question now.
Hello guys, so next question for the interview is explain the thread life cycle and its states. ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए. इफ दे आर आस्किंग अबाउट थ्रेड तो लाइफ साइकिल के बारे में पूछेंगे ही, चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो इज हम स्टेट्स देखेंगे, लाइफ साइकिल मेथड्स देखेंगे, स्टेट का ट्रांजिशन कैसे होता है वो देखेंगे एंड कोड एग्जांपल देखेंगे. सो लेट्स सी द स्टेट्स क्या क्या होते हैं थ्रेड के. बेसिकली पहले तो थ्रेड इन जावा इट डजंट रन एंड वैनिश. ठीक है, ऐसा नहीं होता बस स्टार्ट के खत्म हो गया. इट बेसिकली गोज थ्रू वेल डिफाइंड स्टेट्स मैनेज बाय जेवीएम. ठीक है, एक लाइफ जर्नी की तरह होता है कि बर्थ हुआ, वेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, देन इट्स रेस्टिंग एंड देन डेथ होती है, दैट इज टर्मिनेटेड. ठीक है, इन जावा अ थ्रेड कैन एग्जिस्ट इन 6 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द थ्रेड डॉट स्टेट एनुमरेशन. इनम होता है जिसमें वैल्यूज होती है, मैं अभी कोड लेवल पे भी दिखाऊंगा आपको ये. प्रोवाइडेड इन द जावा एपीआई. दीज स्टेट्स आर न्यू स्टेट होती है, रनेबल स्टेट होती है, ब्लॉक, वेटिंग, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड. यू कैन रीड दिस ऑल्सो बट नेक्स्ट स्लाइड में हम सारा इनको देखने वाले हैं, 6 के 6 स्टेट्स को. ठीक है, सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहला स्टेट है न्यू. बेसिकली तब होता है जब थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड येट. तुमने t1 डॉट स्टार्ट कॉल नहीं किया है, द थ्रेड रिमेन्स इन दिस स्टेट अंटिल द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड. और यूजुअली न्यू स्टेट से ट्रांजिशन होता है रनेबल पे व्हेन द स्टार्ट इज कॉल्ड. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट हमारी रनेबल होती है. रनेबल जो स्टेट होती है स्टार्ट्स आफ्टर कॉलिंग, occurs after calling the start method. The thread enters the runnable state. ठीक है, the thread is likely to run, it's going to run and it's waiting for CPU time. ठीक है, एक लाइन में लगा हुआ है but it may not be actively running. ठीक है, जरूरी नहीं है रन कर रहा हो. तो ट्रांजिशन इसका कहाँ से कहाँ हो सकता है? रनेबल स्टेट से ब्लॉक्ड स्टेट पे हो सकता है. ब्लॉक का मतलब भी अभी देखेंगे, दैट इज वेटिंग टू एक्वायर लॉक होता है, और डिटेल में देखेंगे आगे. या तो रनेबल से वो वेटिंग या टाइम वेटिंग पे जा सकता है. ये क्वेश्चन मतलब बहुत कॉमन है पूछा जाना कि रनेबल से क्या कौन कौन से स्टेट पे आ सकता है. वेटिंग फॉर एन इवेंट और टाइम आउट. एंड रनेबल से टर्मिनेटेड हो सकता है कि खत्म हो जाए वहीं से. अच्छा, ये तीन तो ट्रांजिशन हो गया, बट रनेबल से रनिंग में जा सकता है क्या? ये क्वेश्चन मतलब रनिंग करके कोई स्टेट हम बता सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली यार रनिंग में तो होता है, रनिंग का मतलब बेसिकली रन कर रहा है थ्रेड, लेकिन वो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज कुछ ओएस लेवल की कंडीशंस होते हैं, लॉजिक होते हैं. एज ओएस इज हैंडलिंग द रनिंग पार्ट, तो वो हमें पता नहीं चलता. अगर आप जावा में भी देखोगे ना, लेट्स गो टू कोड लेवल. कोड लेवल में अगर हम जाएं, यहाँ पे थ्रेड में जाएं और हम किसी तरह से इनम देखते हैं. पहले तो इनम कहाँ पे है, वो थ्रेड डॉट दिस, लेट मी चेक इट आउट. स्टेट थ्रेड थ्रेड डॉट स्टेटस. हाँ, तो आप देखोगे इनम देखोगे जहाँ से हमारी स्टेट की वैल्यूज आती हैं. ठीक है, तो आपको न्यू मिलेगा, रेनेबल मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा. ठीक है, वेटिंग मिलेगा एंड टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड. ये 6 ही स्टेट्स मिलेंगे आपको. ठीक है, आपको रनिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि रनिंग नहीं होता कोई भी स्टेट. तो हमारा उसका एक रीजन है, ओएस लेवल का रीजन है. यू कैन बेसिकली ओएस इज हैंडलिंग रनिंग ऑफ द थ्रेड, दैट लॉजिक. तो हमें कोड लेवल को पता नहीं चलता. ठीक है, इट कैन बी इन ब्लॉक्ड ऑल्सो. तो ये हमने इस तरह से मेंटेन कर रखा है ये. ठीक है, बाकी आपको डिटेल्स डीप में चाहिए तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे. तो हमारी ये ट्रांजिशन होता है रनेबल से ब्लॉक्ड, वेटिंग, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड. ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज ब्लॉक्ड. Blocked state is when the thread is waiting for to acquire a lock to enter synchronized block or method. ठीक है, उस समय blocked state पे होता है. It transition back to runnable once the lock is acquired. ठीक है, runnable से इसका transition states क्या है? runnable से block जाता है जब wait कर रहा होता है lock के लिए, जब lock मिल जाता है तो block से runnable पे आ जाता है. कमिंग टू वेटिंग. वेटिंग क्या होता है कि जब थ्रेड इज वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड टू नोटिफाई और सिग्नल इट. बेसिकली दो थ्रेड हैं, वो एक क्रिटिकल रिसोर्स के लिए जा रहे हैं. तो एक थ्रेड ने एक्वायर कर लिया, उस रिसोर्स पे काम कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड वेट करता रहेगा तब तक जब तक पहला वाला थ्रेड सिग्नल ना दे कि भाई मेरा काम हो गया, तू अब काम कर ले. तो कॉमनली यूज विद मेथड्स लाइक ऑब्जेक्ट डॉट वेट, थ्रेड डॉट जॉइन. ठीक है, विदाउट अ टाइम आउट, ये इसमें यूज होता है. ट्रांजिशन क्या हो सकता है? रनेबल से वेटिंग हो सकता है, वेटिंग से रनेबल हो सकता है. Coming to next state, that is time waiting. A thread is waiting for a specific amount of time. In this case, commonly used with methods like thread dot sleep के केस में time waiting state हो जाता है उसका, object dot wait में, thread dot join में. ठीक है, transition क्या हो सकता है? Renable से time waiting या फिर time waiting से renable. And last state is terminated. The thread has basically completed execution and cannot be restarted, so that is terminated. And this is the final state of thread. तो ये क्या ट्रांजिशन हो सकता है? रनेबल से टर्मिनेटेड. ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम है जो सेम चीज बताई, वही सारी चीज इसमें कि न्यू से स्टार्ट करो तो रनेबल होता है, एक्टिव स्टेट रनेबल, रनिंग सेम ही हो जाती है, वो हमें रनिंग का पता नहीं चलता. अगेन सेइंग द सेम थिंग, क्योंकि रनिंग करके हम, आप देखो इनम में भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चला, हम प्रिंट नहीं कर सकते रनिंग. अभी कोड लेवल भी दिखाऊंगा मैं आपको, कोड लेवल पे भी.
कोड इसका सारे स्टेट्स का। फिर जब ये टाइम आउट हो सकता है तो रन आउट हो जाए मेथड तो टर्मिनेटेड, और बाकी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इसके पूरे स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। एक तो स्टार्ट है जो स्टार्ट करने के लिए है, रन बेसिकली कंटेन्स द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द थ्रेड इज रनिंग। स्लीप क्या करता है, पुट्स द थ्रेड टू स्लीप फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ब्लॉक कर देता है। वेट क्या करता है, कॉजेज द थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड नोटिफाइज इट, दिस इज आल्सो ब्लॉक स्टेट। नोटिफाई ऑल मेथड है, बेसिकली एक थ्रेड कॉल करता है दूसरे थ्रेड्स को बताने के लिए कि वेक्स अप द अदर थ्रेड्स दैट आर वेटिंग। जॉइन क्या करता है, वेट्स फॉर द थ्रेड टू फिनिश बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है। थ्रेड स्टेट ट्रांजिशंस है, सो मैंने वहां बता दिया था एक शॉर्ट में है कि ओवरऑल फ्लो क्या होता है। दिस इज नॉट द वैल्यू दैट इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, या जो स्टेट की वैल्यूज प्रेजेंट है थ्रेड क्लास में, जस्ट फ्लो क्या काम करता है। न्यू से रनेबल जाता है, बेसिकली थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग द थ्रेड क्लास बट हैजंट स्टार्टेड इट, सो कॉलिंग स्टार्ट ट्रांजिशंस इट टू रनेबल। रनेबल से रनिंग हो जाता है, बेसिकली जब थ्रेड को सीपीयू टाइम मिल जाता है, इट मूव्स ऑन रनेबल टू रनिंग। रनिंग से ब्लॉक में आ सकता है, बेसिकली रनिंग वाला प्रिंट नहीं होता, हम इसलिए बोलते हैं रनेबल से ब्लॉक्ड आया। If the thread calls sleep, wait or is waiting for IO or a log, it moves to block. Block से फिर से runnable पे आता है, and wait, when the sleep time expires, it is again moves to runnable state. And running से फिर terminated हो जाता है. When the thread finishes execution, it enters the terminated state. ठीक है? ये not the values that can get printed. ये basically state transition क्या है, क्या flow का काम कैसे कर रहा है thread का life का, ठीक है? कोड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। कोड एग्जांपल जल्दी खोल लेते हैं। ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा है मैंने एक, आप यहाँ देखोगे थ्रेड मेन में हमने एक थ्रेड बना रखा है, ठीक है। उसका स्टेट गेट कर रहे हैं, फिर थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद का स्टेट गेट कर रहे हैं, फिर थ्रेड को हमने मेन थ्रेड को स्लीप कर दिया, फिर तब का स्टेट गेट कर रहे हैं, ट्राई एंड कैच में रखा है इसको। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, वेट फॉर T1 टू फिनिश, जब तक T1 फिनिश नहीं होता तब T1 जॉइन यूज करके कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेटेड आएगा, ठीक है। माई थ्रेड क्लास में जाते हैं, जो हमने थ्रेड बेसिकली बनाया है माई थ्रेड, ठीक है। इस क्लास में हमने जैसे ये रन मेथड कॉल होगा तो इसका ये प्रिंट होगा कि रनिंग हो रहा है। फिर आप इसको स्लीप करवा रहे हैं तो ब्लॉकिंग में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं देन एंड कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस कोड वंस हियर। देखो थ्रेड स्टार्ट हुआ, न्यू प्रिंट हुआ स्टेट, थ्रेड स्टार्ट आफ्टर द स्टार्ट इज रनेबल, ठीक है, रनेबल हो गया। थ्रेड 0 इज रनिंग, बेसिकली यहाँ पे रनिंग वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जब हमारा रन मेथड कॉल हो चुका। थ्रेड स्टेट आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम वेटिंग है, दैट इज यहाँ पे स्लीप कॉल हो गया होगा, तो आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पे मेन थ्रेड को स्लीप हो गया था, तो यहाँ पे उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड टाइम वेटिंग है। थ्रेड 0 वोकअप, ठीक है, एंड वोकअप इज दिस, थ्रेड 0 इज वो वेकिंग अप, यहाँ पे स्लीप करवा दिया था। तो एंड थ्रेड दिस इज एंडिंग, आफ्टर इट एंड्स, तो यहाँ ज्वाइन मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन कॉल किया था, वेट करता है T1 के एंड होने का, फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन मेथड कॉल होने के बाद का स्टेट है टर्मिनेटेड। सो दिस इज ओवरऑल फ्लो ऑफ थ्रेड स्टेट्स। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज दोबारा देख लीजिए। बस 6 स्टेट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनके ट्रांजिशंस देख लीजिए क्या होते हैं। एंड दिस इज इट फॉर इंटरव्यू। आई गेस ये काफ़ी हो रहेगा इंटरव्यू के लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हेलो गाइस, सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। हम लोग ना अपनी रियल लाइफ में भी कर रहे होते हैं कई बार, आजकल तो ज़्यादा ही होता है कि पैरेलली काफ़ी काम एक साथ करने की कोशिश की जाती है। दो हम इतने फास्ट नहीं होते, बट जो हमारा कंप्यूटर होता है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो हमें लगता है कि वो पैरेलली काम कर रहा है। तो ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच एन ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स द स्टेट ऑफ अ करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस और थ्रेड and restores the state of another, allowing multiple tasks to share a single CPU efficiently। ठीक है, अब तुम्हें पता है सीपीयू में कोर वगैरह भी होता है। सपोज करो सीपीयू का एक ही कोर है और उसे 2 प्रोसेसेस पे काम करना है, और मतलब या तो ये कर सकते हैं वो एक प्रोसेस का काम खत्म करे फिर दूसरा शुरू करे, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है वो पैरेलली दोनों प्रोसेस पे काम कर पा रहा होता है। तो छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो सपोज करो तुमने 2 एप्लीकेशन खोल रखे हैं सिंगल कोर पे, ये ध्यान रखना। एक डाउनलोडिंग की है एप्लीकेशन, ठीक है, एक पे डाउनलोडिंग का काम चल रहा है, एंड पैरेलली दूसरा आपका कॉपी का काम चल रहा है, एक जगह से दूसरी चीज कॉपी हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें या तो एक टास्क खत्म हो जाए फिर दूसरा शुरू हो, ठीक है, लेकिन आप देखो कि दोनों चीज पैरेलली काम कर रही होती है। तो सीपीयू इसमें क्या करता है, बहुत क्विकली अपना कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा होता है, थोड़ा सा टाइम इसको देता है, थोड़ा सा इसको टाइम देता है, और आपको लगता है पैरेलल में काम हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग।
Why context switching exists? CPU can execute only one instruction at a time, suppose per core. बेसिकली अगर एक कोर का तो एक इंस्ट्रक्शन, इसलिए हमारे पास आजकल 4 कोर 8 कोर ऐसे आते हैं. बट OS wants मल्टीटास्किंग, रिस्पॉन्सिवनेस एंड फेयरनेस. फेयरनेस का मतलब ये है कि हर एक प्रोसेस जो चल रहा है उसको इक्वल टाइम मिल सके, यानी कि बस एक प्रोसेस में हम अटके हुए हैं. सो द OS does the time slices. So the OS time slices the CPU among tasks. बेसिकली CPU का जो टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में डिफरेंट डिफरेंट टास्क को देता है. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाउ मल्टीटास्किंग अपीयर्स साइमल्टेनियस. ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है ये. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती कैसे है. यहाँ पे मैंने थ्रेड लिखा है, बट अज्यूम ये प्रोसेस या थ्रेड लाइक इंटरचेंजेबल है यहाँ पे. तो प्रोसेस P0 है एंड प्रोसेस P1 है. ठीक है, अब उसे थ्रेड मान के चलो या प्रोसेस मान के चलो, इंटरचेंजेबली यूज करो फॉर दिस एग्जांपल. थ्रेड ए इज रनिंग ऑन द CPU, दिस वन. ठीक है, ये रन कर रहा है एंड इंटरप्ट ऑकर्स, कुछ इंटरप्ट होता है. CPU स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ए. CPU कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. OS क्या करता है, वो सेव करता है थ्रेड ए का कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, हर जगह. एंड देन OS सिलेक्ट्स अनदर रेडी थ्रेड, दैट इज थ्रेड बी. OS लोड्स द थ्रेड बी का कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो भी सेव्ड होगा, फिर स्टार्ट करता है थ्रेड बी को एग्जीक्यूट करना. अब यहीं पे देखो तुम, यहाँ पे प्रोसेस P0 है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कुछ इंटरप्ट अकर होता है. तो ये क्या होता है, पी प्रोसेस यहाँ से यहाँ आइडल हो जाता है, और तब तक जैसे इंटरप्शन होता है तो ये अपना स्टेट सेव करता है. ठीक है, और उसके बाद जो होता है पैरेलली जिस दूसरा टास्क होता है P1 रन करना, तो ये यहाँ तक आइडल था, बट यहाँ से इसका कंटेक्स्ट लोड होता है. फिर ये रन होता है फॉर सम टाइम, एंड देन इसका स्टेट P1 का सेव करते हैं. ठीक है, यहाँ पे, और लोड करते हैं, रीलोड करते हैं P0 का कॉन्टेक्स्ट, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है रन करना. ठीक है, तब P1 आइडल चला जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. छोटा सा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. जूनियर डेवलपर्स को या फ्रेशर्स को ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, और बस आपको सिंपल सा एग्जांपल बताना है और डेफिनेशन बता देनी है, अगर ये आपको याद रहे तो. एंड दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Hello guys, so our next question is what are daemon threads and how when should we use them. ठीक है, daemon threads क्या होता है, कॉमन क्वेश्चन है यार. काफ़ी थ्रेड्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है जूनियर डेवलपर्स को, खासकर अगर 2 साल 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो पक्का पूछा जाएगा ये इंटरव्यूज में, काफ़ी फ्रीक्वेंट है. सो बेसिकली daemon thread क्या होता है, इन जावा इट इज़ अ लो प्रायोरिटी थ्रेड दैट रन्स इन द बैकग्राउंड टू परफॉर्म टास्क सच एज गार्बेज कलेक्शन और मॉनिटरिंग. और भी टास्क हो सकते हैं, बेसिकली इस तरह के टास्क परफॉर्म करता है. Its life cycle is dependent on the user threads. If all the user threads finish their execution, JVM terminates automatically, killing all the daemon threads immediately. ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी characteristics क्या हैं. Basically, it's a service provider kind of thread. It provides services to user threads, the threads doing the actual work. It is low priority by default, and they have a low, basically by default they have a low priority than user threads. JVM dependency, it cannot prevent the JVM from exiting. If the only threads running are daemon threads, the JVM shuts down. JVM doesn't care कि threads active हैं, क्या कर रहे हैं. ठीक है, कोई critical IO नहीं है. They should never be used for critical tasks, और या कोई critical input output के लिए नहीं use करना चाहिए. Shouldn't be asked for used for critical tasks like writing to a file or database transactions, as they may be terminated abruptly without finishing. ठीक है, इसका यूज अच्छा क्या है अभी बताएंगे, अभी कोड लेवल पे. ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस बता रखा है यहाँ पे यूजर थ्रेड एंड डेमन थ्रेड्स में. नेचर क्या होता है, ये वर्क हाउस है, मेन लॉजिक होता है यूजर थ्रेड में. डेमन थ्रेड्स आर हेल्पर थ्रेड्स. ठीक है, जेवीएम जो होता है इट वेट्स फॉर यूजर थ्रेड्स टू फिनिश, बट फॉर डेमन थ्रेड्स इट डज नॉट वेट. फॉर यूजर थ्रेड्स यूजुअली इनकी प्रायोरिटी हाई होती है, डेमन थ्रेड्स की यूजुअली लो प्रायोरिटी होती है. यूजर थ्रेड्स टर्मिनेट व्हेन टास्क इज डन, दे टर्मिनेट व्हेन ऑल द यूजर थ्रेड्स एंड. यूजर थ्रेड क्या होते हैं, एग्जांपल मतलब ये है कि मेन थ्रेड हो गया, वर्कर थ्रेड्स हो गए, एंड डेमन थ्रेड्स क्या है, गार्बेज कलेक्टर हो गया, फाइनलाइजर हो गया. ठीक है, क्रिटिकल टेक्निकल रूल्स फॉर डेमन थ्रेड्स, इनका टाइमिंग मैटर करता है. दैट यू मस्ट कॉल, अगर तुम थ्रेड खुद से बना रहे हो डेमन, तो तुम्हें सेट डेमन करके ट्रू सेट करना होगा बिफोर यू कॉल द स्टार्ट मेथड. करेक्ट तरीका ये है. इनकरेक्ट में तुम्हें इस तरह से इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन मिल जाएगा. अगर तुमने T1 डॉट स्टार्ट कॉल किया, देन उसका सेट करो, नहीं भाई ये तो स्टार्ट करने के बाद बोल रहे हो कि डेमन थ्रेड होना चाहिए, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी. इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट, ये सेंटेंस समझ लेना क्योंकि इंटरव्यू में अलग से पूछा जा सकता है. ठीक है, अ थ्रेड इनहेरिट्स द डेमन स्टेटस ऑफ द थ्रेड दैट क्रिएट्स इट. ठीक है, सपोज करो इफ द मेन थ्रेड यूजर थ्रेड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, मेन थ्रेड क्रिएट कर रहा है तो इट इज यूजर थ्रेड बाय डिफॉल्ट. ठीक है, जो नया थ्रेड होगा. बट इफ अ डेमन थ्रेड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड, इट इज डेमन थ्रेड बाय डिफॉल्ट. ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है ये. कमिंग टू व्हेन टू यूज देम, गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है,
बैकग्राउंड मॉनिटरिंग हेल्थ चेक्स के लिए यूज कर सकते हो, ऑटो सेव फीचर्स के लिए कर सकते हो जहाँ पे ये थ्रेड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट एवरी 5 मिनट्स इफ द यूजर क्लोजेस द ऐप वी डोंट नीड टू कीप सेविंग, ठीक है। रिसोर्स क्लीनअप के लिए यूज कर सकते हो इनको डेमन थ्रेड्स को। कोड एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, मैं कोड पे भी करके दिखाता हूँ। कोड एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, यूजर थ्रेड फिनिशेस द जॉब इन 3 सेकंड्स बट द डेमन थ्रेड इज सेट टू रन फॉर 10 seconds. Notice that the daemon thread never reaches 10 seconds. It dies the moment the user thread finishes. ठीक है, यहाँ देखो हमने daemon thread बनाया है, ठीक है, यहाँ पे daemon thread बनाया है, इसको set daemon true किया है, daemon thread start किया है, और यहाँ पे क्या किया है कि ये main thread हमारा user thread, ठीक है, I am doing the usual actual work for 3 seconds. हमने स्लीप करवा दिया है 3 सेकंड के लिए ये मेन थ्रेड को हमारे। उसके बाद इसका वर्क डन हो गया, देन ये हो गया। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। लेट्स सी इन द कोड इटसेल्फ इसका आउटपुट, ठीक है। ये सेम कोड है, डेमन थ्रेड किया है हमने, सेट करवाया, स्टार्ट करवाया मेन थ्रेड, फिर यहाँ से हमने स्लीप करवाया 3 सेकंड्स के लिए। इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ देखोगे आई एम डूइंग द एक्चुअल वर्क, मेन बोल रहा है, डेमन कर रहा है आई एम रनिंग इन द बैकग्राउंड, रनिंग इन द बैकग्राउंड फॉर 3 सेकंड, देन इसका काम होते है जेवीएम एग्जिट होता है, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो आपको दिख गया ना कि ये लो प्रायोरिटी है, क्या कहते हैं, डेमन थ्रेड। सो बेसिकली डेमन यूज डेमन थ्रेड्स फॉर बैकग्राउंड टास्क दैट डोंट मैटर वंस द मेन एप्लीकेशन क्लोजेस। वही है कि मॉनिटरिंग के लिए या फिर कुछ सेव करते रहो टू सेव, इस तरह की लॉजिक। यूज यूजर थ्रेड्स फॉर योर कोर बिजनेस लॉजिक एंड एनीथिंग दैट मस्ट फिनिश कंप्लीटली। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में। सो आई होप दिस हेल्प्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello everyone. So next interview question is what is synchronization and why is it needed? ठीक है, synchronization या वर्ड में दिख रहा है, बेसिकली सिंक करना, ठीक है। synchronization is basically a mechanism that makes sure only one thread at a time can access a shared resource, ठीक है, a critical section, shared resource को critical section भी बोलते हैं, so that your data doesn't get messed up, ठीक है। बेसिकली यार कुछ डेटा है, उसको अगर तुम्हारे मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में हो और हर थ्रेड एक्सेस कर रहा है उस डेटा को, तो तुम चाहोगे कि एक एक करके एक्सेस करें, सब साथ में एक्सेस ना करें। इसका एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल छोटा सा ये देख सकते हो कि सपोज करो एक गूगल डॉक है जो शेयर्ड है तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में। तो अगर तुम कुछ एक एक उसमें कॉलम या डेटा पॉइंट अपडेट कर रहे हो, ठीक है, कोई सेक्शन अपडेट कर रहे हो, तो तुम चाहोगे एक ही बंदा एक टाइम पे अपडेट करे। अदरवाइज अगर 10 बंदे अपडेट करने लग जाएंगे तुम उस डेटा को देख ही नहीं पाओगे कौन सा अपडेट आया है, ठीक है। सो दैट्स वाई सिंक्रोनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। वाई सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड, अब यहाँ पर हम एग्जांपल भी देखने लगेंगे। देखो, बिकॉज इन मल्टी थ्रेडिंग मल्टीपल थ्रेड्स रन एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड इफ दे टच द सेम डेटा यू कैन गेट अ रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है बेसिकली कि एक जो क्रिटिकल डेटा है उसी को सब अपडेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सब रेस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन सपोज करो एक बैलेंस है, तुम्हारा बैंक बैलेंस है 1000 रुपए, ठीक है, एंड दो थ्रेड है उस बैंक बैलेंस को एक्सेस कर रहे हैं। एक थ्रेड से क्या हो रहा है, 200 रुपए कटेंगे, दूसरा थ्रेड उससे 500 रुपए काट रहा है, ठीक है, मेन बैलेंस से। तो अब देखो दोनों जब थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, दोनों थ्रेड को दिखा बैलेंस 1000 है, एक को दिखा 1000 बैलेंस है, उसने कट कर लिया 200 रुपए। तो ए कितना अपडेट कर देगा बैलेंस, 200 रुपए काट के 800, और दूसरा बी जो है थ्रेड वो 500 रुपए काटेगा। तो बी भी बैलेंस सेम टाइम पे रीड करेगा 1000 और बी ने अपडेट कर दिया 500, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हो गया 500, लेकिन यार कटने कितने थे टोटल, 500 प्लस 200 700 कटने थे। दैट इज बचना चाहिए था 300 बट बैलेंस बचा भी 500, दैट इज अ रॉन्ग, ठीक है। but because they overlap that's why we got a wrong balance and this problem is called race condition, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डज सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व, बेसिकली एक तो रेस कंडीशन प्रिवेंट करता है कि इंश्योर करता है थ्रेड्स डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर, एक के बाद एक एक्सेस करें, ठीक है, जो क्रिटिकल डेटा सिर्फ उसी को, नॉट एंटायर डेटा, क्रिटिकल डेटा को। ensures data with consistency, shared variables remain correct and predictable, कि बेसिकली डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर करने का मतलब ये है कि जब थ्रेड ए ने बैलेंस अपडेट किया 800 तो बी जो रीड करेगा उसको 800 दिखे ना कि 1000 दिखे, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बेसिकली ओनली वन थ्रेड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। एक क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सेक्शन जिसे मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। What is a critical section again? A piece of code that reads or writes the shared data, जो डेटा शेयर हो रहा है, that is called a critical section। जैसा हमारे यहाँ केस में क्या था, बैलेंस को अपडेट करना was a critical section। So this line must be protected if multiple threads can access it। अब जावा में हम ये कर कैसे सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन, जो मोस्ट कॉमन तरीका है और जो अभी इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूजिंग अ सिंक्रोनाइज कीवर्ड, ठीक है। इंटरव्यू में तुम इस क्वेश्चन में इतना आंसर करो दैट इज फाइन, बट इसका काउंटर क्वेश्चन हो सकता है और क्या तरीके हैं, तो उसके लिए हम आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे।
मूविंग ऑन, जो कॉमन तरीका है दैट इज यूजिंग अ सिंक्रोनाइज कीवर्ड, कि जब हमें विड्रॉ करना है इस मेथड से, कॉल करेंगे विड्रॉ मेथड, दिस अमाउंट विड्रॉ कर लो, इतना इतना, तो हम वहाँ सिंक्रोनाइज कर देंगे उस मेथड को, ठीक है। हियर जावा लॉग्स द ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर लॉग, ठीक है। जब यहाँ सिंक्रोनाइज लगा होगा और एक थ्रेड इसको एक्सेस करेगा इस मेथड को, तो बाकी थ्रेड एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस टाइम के लिए। सो इफ थ्रेड ए इज इनसाइड द विड्रॉ, थ्रेड बी मस्ट वेट, ठीक है। तो ओवरऑल समरी क्या है इसकी, सिंक्रोनाइजेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज इन मल्टी-थ्रेडिंग, and it prevents the race conditions, ensures data consistency, and allow only one thread at a time to execute critical code. This is the way you should answer in an interview. ये जो definition दी है ना, और ये आंसर प्रॉपर जो स्टेटमेंट लिखी है, तो मैं ये थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि मेमोराइज कर लो, बट यार ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है, बोल्ड हुए हैं, उनको ध्यान में रखो कि उन पॉइंट्स के ऊपर आप बोल सको इंटरव्यूअर को, तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, so next interview question is difference between synchronized method and synchronized block, ठीक है। यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी सिंपल भी है। अगर तुम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लो, समझ जाओ क्या रीज़न होता है, क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो पहले आते हैं सिंक्रोनाइज मेथड के बारे में, ठीक है। यहाँ दो वर्ड्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड एंड मेथड, ठीक है। सिंक्रोनाइज तुम्हें पता ही है कि सिंक करना, एंड मेथड हमारा जो फंक्शन होता है ना, हम लिखते हैं उसे कहते हैं, वही मेथड है ये। तो बेसिकली सिंक्रोनाइज मेथड है, तो जो मेथड है हम उसको पूरे को सिंक्रोनाइज कर दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, कि जब पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया है, तो अगर कोई दो थ्रेड आ रहे हैं साथ में, ठीक है, तो दोनों थ्रेड में से कोई एक ही थ्रेड एक बार में उस मेथड को एक्सेस कर पाएगा, और दूसरे थ्रेड को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लुकिंग एट द डेफिनेशंस, सिंक्रोनाइज मेथड लॉग्स द एंटायर मेथड यूजिंग दिस और क्लास लॉग फॉर स्टैटिक फंक्शंस, ठीक है। स्टैटिक के केस में दिस इज लाइक जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ये मेथड लॉग हो जाएगा, ठीक है। लॉग क्या क्या यूज हो सकते हैं इसमें, इट लॉग्स द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर करंट ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जा रहा है, सो ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम कैन एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज मेथड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉग के बारे में अगर अभी समझ नहीं आ रहा ना, आगे लाइक इस सीरीज में फर्दर क्वेश्चंस आने वाले हैं लॉग पे, आप समझ जाओगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बस इतना ध्यान रखो कि पूरा मेथड जो होता है लॉक हो जाता है। इट लॉक्स द एंटायर मेथड, इवन पार्ट्स दैट डोंट नीड लॉकिंग। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं अभी हम, ठीक है। एक बार ब्लॉक देख लेते हैं, फिर ये मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा पूरा, एक अच्छा कोडिंग एग्जांपल लेके। गोइंग टू सिंक्रोनाइज ब्लॉक नाउ। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इससे पहले हम जो था, हम मेथड को पूरा सिंक्रोनाइज कर रहे थे बाय यूजिंग द कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, उस मेथड के ऊपर। अब ब्लॉक क्या होता है कि तुम्हारा कोई मेथड है, बट तुम्हें पूरी चीज सिंक्रोनाइज नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हें बस एक पर्टिकुलर सेक्शन करना है, सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट कर देंगे लाइक दिस, सिंक्रोनाइज यूजिंग दिस, यहाँ पे लॉक यूज करेंगे और उसके अंदर हम अपना क्रिटिकल सेक्शन लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जो इस सेक्शन को होगा ना, कोई दो जितने भी थ्रेड होंगे, एक थ्रेड्स इसको एक एक करके एक्सेस कर पाएंगे इस ब्लॉक को, ठीक है। अब यार इसका रीजन क्या है ना ब्लॉक और फंक्शन में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, उससे पहले कोई डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंक्रोनाइज ब्लॉक लॉक्स ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड एंड कैन लॉक एनी चूज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लॉक के लिए जो ये लॉक होता है ना, हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, गिविंग बेटर कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। इट लॉक्स ओनली द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, नॉट द फुल मेथड, ठीक है। और इस केस में जो लॉक यूज होता है, इट लॉक्स व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू स्पेसिफाई इनसाइड द सिंक्रोनाइज मेथड, ठीक है, सिंक्रोनाइज सेक्शन। लॉक यहाँ क्या क्या यूज हो सकते हैं, दिस हो सकता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू, सम लॉक ऑब्जेक्ट, लॉक करके मतलब लॉक का हम अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, अभी एग्जांपल में देखेंगे उसके थ्रू, या फिर क्लास नेम के थ्रू हो सकता है। अगेन अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी अबाउट इट, लॉक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन डिफरेंस हमें जानना था कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक एंड मेथड के बीच में, ठीक है। फर्दर चेक देखें तो इसमें हमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है ब्लॉक के केस में, बेटर परफॉर्मेंस होती है क्योंकि ये पूरा मेथड ब्लॉक नहीं करता, बस एक सेक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करता है। इट कैन यूज डिफरेंट लॉक्स फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, ओके। नाउ एग्जांपल देखते हैं, और हम अभी डिफरेंस देखेंगे, देन एग्जांपल देखेंगे, और मैं आपको ना फिर से रिविजिट करेंगे इन स्लाइड्स को। डिफरेंस देखोगे तो सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक के बीच में, लॉक स्कोप क्या होता है, इसमें पूरा मेथड सिंक्रोनाइज होता है, इसमें एक छोटा सा सेक्शन होता है, ठीक है, ओनली इनसाइड द ब्लॉक। लॉक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मेथड के केस में सिर्फ दिस होता है, ठीक है, ऑलवेज दिस यूज हो सकता है एज अ लॉक, दैट इज वही ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो ब्लॉक के केस में लॉक करने के लिए। परफॉर्मेंस होती है स्लोअर क्योंकि पूरा मेथड ब्लॉक्ड है, इस केस में बेटर होती है क्योंकि छोटा सा क्रिटिकल सेक्शन होता है ब्लॉक। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है,
यूज केस के हिसाब से सिंक्रोनाइज मेथड में बहुत सिंपल लॉकिंग है, एक कीवर्ड यूज करना है, मेथड के ऊपर लॉक हो गया। बट इसमें ना सिंक्रोनाइज ब्लॉक में थोड़ा सा फाइन ग्रेन करना पड़ता है कि ये कौन सा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा सेक्शन क्रिटिकल है, उसको ही हमें लॉक करना होता है, ठीक है, या सिंक्रोनाइज करना होता है। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल टू शो द डिफरेंस। अब एग्जाम्पल ढंग से समझना है आपको, मैं आपको यहाँ पे इमेजेस में भी दिखाऊंगा, फिर आपको कोड लेवल दिखाऊंगा और उनका टाइम डिफरेंस भी दिखाऊंगा। तो पहले देख लो, एक बार फिर से रिमेंबर कर लो, सिंक्रोनाइज मेथड क्या होता है, इट लॉग्स द एंटायर मेथड सो इवन नॉन क्रिटिकल वर्क बिकम सिंगल थ्रेडेड। नॉन क्रिटिकल वर्क की ऐसा काम जिसमें हमें शेयर्ड डेटा नहीं चाहिए, वो काम अगर दोनों थ्रेड कर रहे हैं साथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे कोई प्रिंटिंग हो गई या कुछ इस तरह का बिजनेस कैलकुलेशन होगा, बिजनेस लॉजिक कैलकुलेशन हो गया, तो नॉन क्रिटिकल वर्क है, ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं हो रहा कुछ भी दोनों थ्रेड में। सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इट लॉग्स ओनली द क्रिटिकल सेक्शन सो नॉन क्रिटिकल वर्क कैन हैपन इन पैरेलल, ठीक है। अगेन एग्जांपल देखते हैं, फिर समझोगे आप इसको। इमेजिन, अब एग्जांपल जो हमने लिया है, बेसिकली एग्जांपल ये है कि यार हमें डाउनलोडिंग करना है और फिर डाउनलोड कितने हो गए वो दिखाना है स्क्रीन पे, ठीक है, इतना सिंपल सा केस है। तो इसके लिए हमने थ्रेड यूज किया। अब सपोज करो, इमेजिन टू थ्रेड्स आर डूइंग दिस, डाउनलोडिंग समथिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क है, इट कैन हैपन इन पैरेलल, ठीक, कुछ डाउनलोड करना, आपने देखा होगा ना, अगर आप मोजिला पे दो वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो दोनों वीडियो साथ में डाउनलोड हो रही होती हैं, एक और दो। लेकिन अगर सपोज करो कि पहले एक डाउनलोड होगी उसके बाद ही दूसरी होगी, तो समझ लो इसमें जो डाउनलोडिंग वाला प्रोसेस है पूरा वो सिंक्रोनाइज हो रखा हो मेथड ही। अब एक कोड देखते हैं थोड़ी देर में। अब इस पे स्टेप 1 हो गया डाउनलोड समथिंग, स्टेप 2 हो गया अपडेट शेयर्ड काउंटर, ठीक है। शेयर्ड काउंटर इज बेसिकली जो काउंट कर रहा है कितने डाउनलोड्स हो गए टोटल, ठीक है। ये पार्ट सिंक्रोनाइज होना चाहिए क्योंकि हमें अपडेट जानना है कि कितने डाउनलोड्स हुए हैं, 1 2 3 कितना हुआ है, इसमें गलत अपडेट नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी, केस 1 है सिंक्रोनाइज मेथड है, जब मेथड ही सिंक्रोनाइज कर रखा है। अब यहाँ आप कोड लेवल पे देखो ध्यान से यार, देखना, हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है कि बताने के लिए कितने डाउनलोड्स हुए टोटल, फिर हमने डाउनलोड फाइल करके मेथड बनाया है, इसको सिंक्रोनाइज अभी कर दिया इस मेथड को पूरा। डाउनलोड फाइल क्या कर रहे हैं, ये पता है एक काइंड ऑफ मॉक मॉक वर्क है, हमने ऐसे यहाँ लिख दिया है कि सपोज कुछ डाउनलोड हो रहा है जिसमें 2 सेकंड लग रहे हैं डाउनलोड होने में। जब ये डाउनलोड हो जाता है तो हम डाउनलोड का कंप्लीट डाउनलोड की वैल्यू बढ़ाते हैं 1 से, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शन है क्योंकि गलत अपडेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बता देते हैं इतने कंप्लीट हुए हैं, यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने मेन में क्या किया, हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, एक थ्रेड किया दूसरा किया और दोनों को स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें केस में क्या होगा ना कि पहले थ्रेड 1 एंटर करेगा सिंक्रोनाइज मेथड के अंदर, ये पूरा काम करेगा, फिर उसके बाद थ्रेड 2 एंटर करेगा, फिर वो अपना काम करेगा और ये हमें आंसर दे देगा फाइनली कि 2 डाउनलोड हुए हैं। अब देखो जब थ्रेड 1 एंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो डाउनलोड दोनों तो पैरेलल में कर सकते हैं ना अपना सामान, लेकिन हमें बस अपडेट ही चाहिए जो अपडेट गलत अपडेट ना हो, ठीक है, ये हमें क्रिटिकल रखना है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि डाउनलोड एक टाइम पे एक ही थ्रेड कर पाएगा, ठीक है, और इसमें टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 4 सेकंड, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं एक डाउनलोड को 2 सेकंड लगता है, यहाँ पे मॉक कोड लिखा हुआ है, तो इस केस में 4 सेकंड लग जाता है। अब ऐसे आप केस 2 देखोगे जहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, बड़ी ध्यान से देखना, डिफरेंस बहुत माइनर सा है। इस केस में वही डाउनलोड फाइल है मेथड, लेकिन यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज वर्ड हटा दिया। पिछला वाला केस देखोगे, यहाँ देखो सिंक्रोनाइज वर्ड रखा है, पूरा मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। इस केस में सिंक्रोनाइज वर्ड है नहीं, मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। लेकिन अगर आप कोड देखोगे यहाँ पे तो देखो डाउनलोडिंग हो रही है, थ्रेड मतलब बेसिकली 2 सेकंड डाउनलोड का लग रहा है, जब क्रिटिकल कंप्लीट डाउनलोड्स वाला वेरिएबल अपडेट करना है उसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डाल दिया है, ठीक है। इस तरह से मैनेज किया और बाकी सारा कोड सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जब डाउनलोडिंग के लिए जाएंगे ना, तो जो डाउनलोड वाला दोनों थ्रेड आएंगे इस मेथड के पास, ठीक है, दोनों घुस जाएंगे इस मेथड में क्योंकि सिंक्रोनाइज तो अब है नहीं, दोनों एक्सेस करेंगे, अपना डाउनलोड करना शुरू कर देंगे जो भी होगा, और लेकिन जब अपडेट करना होगा वेरिएबल तब एक एक करके कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम एक बार इंटेलिजेंट पे देखते हैं क्विकली, ठीक है, देखो ये हमारा पहला कोड है जिसमें हमने मेथड को सिंक्रोनाइज किया है, ये मेथड है हमारा डाउनलोड फाइल, सारा सब कुछ सेम है, मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कोड लिख दिया है टाइम कैलकुलेट करने का, ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम करने का रख दिया। अगर हम इसको चलाएं तो इस केस में क्या देखोगे आप, देखो डाउनलोड 1 स्टार्ट हुआ है, फिर एक कंप्लीट हुआ, फिर 2 स्टार्ट हुआ है, फिर 2 कंप्लीट हुआ, टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड समथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जहाँ पे हमने मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक रखा है, इसमें कंप्लीट डाउनलोड वो होगा, बस वो सिंक्रोनाइज पार्ट रहेगा। अगर हम इसको चलाएंगे कोड को, ठीक है, अब देखो दोनों साथ में स्टार्ट हो गए, पहला दूसरा खत्म हुआ, पहला खत्म हुआ, अपडेट किया, फिर 2 फिनिश 1 फिनिश और टोटल टाइम 2 सेकंड लगा। ओके गाइस, सो गाइस दिस इज हमारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक वर्सेस सिंक्रोनाइज मेथड। आई होप इट हेल्प्स। दोबारा वीडियो देखना, आराम से देखना क्योंकि आपको एग्जांपल देख के समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो इस पे, मैं आपको आंसर करूंगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Hello guys, so next interview question is what is object level locking and what is class level locking, ठीक है।
इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है एंड बहुत कंफ्यूजिंग होता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप ढंग से अपने बेसिक्स क्लियर ना करो। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट लेवल देखते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग, आपको ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लेवल का लॉक है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना लॉक होगा, इतनी सी बात समझ जाओ, ठीक है। इट इज अ इंस्टेंस लेवल लॉक। ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग मीन्स दैट द लॉक इज अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट, अगर एक क्लास है, सपोज करो उस क्लास के हमने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना लॉक है, ठीक है। So only one thread can access the synchronized code for that same object at a time, ठीक है। लॉक इज टेकन ऑन दिस द करंट ऑब्जेक्ट या फिर कोई इंस्टेंस हो लॉक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट लॉक्स होते हैं एंड थ्रेड कैन रन इन पैरेलल फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम आए क्लास लेवल लॉकिंग पे, तो क्लास लेवल लॉकिंग मींस दैट द लॉक इज अप्लाइड ऑन द क्लास इटसेल्फ। अगर उस क्लास के तुमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, तब भी उन तीनों ऑब्जेक्ट को जो क्लास के मेथड का एक्सेस होगा एक एक करके ही होगा, वो पैरेलल नहीं चल पाएंगे क्योंकि क्लास लेवल लॉकिंग है। इट इज नॉट ऑन ऑब्जेक्ट। So only one thread in the entire JVM can execute that synchronized code for that class at a time, no matter how many objects exist, ठीक है। यहाँ पे lock is on class name dot class. So even if you create 10 objects, they all share the same class lock, ठीक है। इतनी सी बात है, okay. Now let's see the differences, then we'll see example. डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग एंड क्लास लेवल लॉकिंग में? लॉक इज ऑन ऑब्जेक्ट लेवल पे ऑब्जेक्ट पे होता है, दैट इज ऑन दिस, एंड क्लास लेवल पे क्लास पे होता है, क्लास नेम डॉट क्लास पे। अफेक्ट्स क्या करते हैं? ओनली दैट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है। ये यूज विद सिंक्रोनाइज इंस्टेंस मेथड्स एंड ब्लॉक्स, यहाँ पे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड्स एंड सिंक्रोनाइज के साथ होता है, क्लास नेम डॉट क्लास के साथ। पैरेललिज्म इसमें मोर होता है क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना हो सब पैरेलल में काम कर सकते हैं। इसमें लेस होता है क्योंकि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट ही उस क्लास के सिंक्रोनाइज मेथड को एक्सेस कर पाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, क्लास लेवल लॉकिंग ना स्टैटिक मेथड्स पे होती है। अगर हमारे अभी एग्जांपल देखते हैं बेटर रहेगा। अभी एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग पे। अब यहाँ से ध्यान से सुनना आप, ठीक है। पहले कोड देखते हैं और समझते हैं। हमने एक क्लास बनाई है काउंटर क्लास, उसमें एक सिंक्रोनाइज मेथड बनाया है इंक्रीमेंट करके, जो बेसिकली क्या करता है, ये तो बस प्रिंट कर रहा है थ्रेड नेम, जो करंट थ्रेड नेम चल रहा है। वो क्या प्रिंट कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे हम कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, हम यहाँ पे स्लीप करवा दे रहे हैं 1000 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा सकते थे, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कोड होता लाइट। अब देखो मेन फंक्शन में आते हैं। मेन में हमने क्या किया, काउंटर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं और दोनों को जो हम एक नए थ्रेड बना के एज अ टास्क दे रहे हैं, C1 डॉट इंक्रीमेंट T1 एंड T2, तो ये दोनों पैरेलल में रन करेंगे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं अपना, एक के बाद एक नहीं, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के अपने लॉक्स हैं और दोनों अपने अपने मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। इसका एक मेथड है इंक्रीमेंट और C2 का भी मेथड है इंक्रीमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर सपोज करो हम यहाँ पे ये काम करते, सपोज करो ध्यान से, कि अगर C1 ही ऑब्जेक्ट रहता और हम 2 थ्रेड बुलाते, दोनों थ्रेड C1 डॉट इंक्रीमेंट कर रहे होते कॉल, तो क्या पैरेलल में रन करते या 1 बाय 1 करते? क्या लगता है आंसर? मतलब इफ यू कैन कमेंट द आंसर। ओके, तो आंसर, इफ आई डू द आंसर फॉर दिस वन, अगर सिर्फ C1 होता और 2 थ्रेड दोनों C1 यूज कर रहे हो, तो दोनों पैरेलल में रन नहीं करते, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही है, उसका एक ही लॉक है और 2 थ्रेड यूज कर रहे हैं। तो पहला थ्रेड आएगा वो इसको एक्सेस करेगा, जब उसका काम हो जाएगा दूसरा थ्रेड आएगा फिर वो इसको एक्सेस करेगा, ठीक है, एक एक होगा। लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए दोनों के अपने लॉक्स हैं और दोनों अपने अपने इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज इट। नाउ मूविंग टू क्लास लेवल लॉकिंग। अब क्लास लेवल लॉकिंग में सेम क्लास है, बट यहाँ जो मेथड है ना, एक कोड डिफरेंस है, यहाँ जो मेथड है वो स्टैटिक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हम जब मेन से कॉल करेंगे, हमने 2 थ्रेड बनाए हैं और यहाँ पे हमने क्लास नेम डॉट इंक्रीमेंट कॉल किया है, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो होता है, अगर आपको नहीं पता स्टैटिक वर्ड का मतलब, तो इसको एक बार आप जाके इसी चैनल पे आप सर्च करना, स्टैटिक के वीडियोस मिल जाएंगे कीवर्ड के, एंड यू कैन सी द आंसर फॉर दिस वन। स्टैटिक जो होता है वो क्लास को बिलोंग करता है। तो अब हम स्टैटिक मेथड ये है इंक्रीमेंट, तो हम इसे क्लास नेम डॉट मेथड नेम करके कॉल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये एक के बाद एक रन करेंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं होंगे। सो T2 must wait until T1 finishes. Only one thread can execute at a time. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि पूछा ऐसा जाता है ये। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग लॉक्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, दैट इज दिस, व्हाइल क्लास लेवल लॉकिंग लॉक्स द एंटायर क्लास एंड ब्लॉक्स थ्रेड्स अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, ठीक है। बस इतना सा है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस। एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ होता है। मैं आपको फिर से केस बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग में हर एक ऑब्जेक्ट का अपना लॉक है,
तो अगर मैंने 2 थ्रेड बनाए, दोनों थ्रेड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, तो ये पैरेलल में रन कर जाएँगे। लेकिन सपोज़ करो मैंने ऐसे ही बना दिया C1 C2 और यहाँ पे मैंने 3 थ्रेड बनाए हैं, थर्ड थ्रेड कॉल कर रहा है अगेन C1 डॉट इंक्रीमेंट फिर कॉल कर रहा है। तो इसमें C1 फर्स्ट एंड थर्ड थ्रेड जो होगा वो पैरेलल रन नहीं कर सकते हैं। वो एक के बाद एक ही रन करेंगे क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज़ मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये ध्यान रखना डिफरेंस आप। ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया फिर से प्लीज़ रिपीट दिस पार्ट दैट आई सेड अबाउट दिस क्वेश्चन जो ट्रिकी होता है थोड़ा-सा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके? सो गाइस दिस इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको आंसर तुरंत करूँगा एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello guys, so next question is very straightforward. What is deadlock and how can it be prevented? या deadlock तो तुम थोड़ा बता सकते हो खुद से भी। अगर देखो तुम जब थ्रेड्स पढ़ोगे ना, कई सारे टर्म्स ऐसे पूछे जाते हैं कि रेस कंडीशन क्या है, डेडलॉक क्या है, ठीक है? तो इसमें ना सिंक्रोनाइजेशन क्या है, ये काइंड ऑफ वर्ड ही गिव अवे कर देते हैं इनकी मीनिंग। ठीक है? अब जैसे डेडलॉक क्या है कि दो चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं एंड इसका रीज़न क्या है थ्रेड के पर्सपेक्टिव में ये देखते हैं। Basically, deadlock is a situation where two or more threads are waiting for each other forever to release the resources, that is logs, so none of them can continue execution. ठीक ठीक है, वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि ये काम खत्म कर दे, वो काम खत्म कर दे तो मुझे बताए, लेकिन दोनों में से कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा बेटर वे में, टेक्निकल वे में। थ्रेड ए होल्ड्स अ लॉक 1 एंड वेट्स फॉर लॉक 2 एंड थ्रेड बी होल्ड्स लॉक 2 एंड वेट्स फॉर लॉक 1। ठीक है, सो दोनों ही रुके हुए हैं। ठीक है, डेडलॉक के केस में, क्योंकि थ्रेड 1 का काम, थ्रेड 1 ने लॉक 1 होल्ड कर रखा है और साथ में फिर वो लॉक 2 चाहता है, वेट कर रहा है, लेकिन थ्रेड भी लॉक 2 होल्ड कर रखा है और वो रुका कहाँ है कि थ्रेड 1 लॉक 1 खोलेगा तब मैं काम खत्म करूंगा, और दोनों का काम खत्म नहीं हो पा रहा। कोड लेवल पे देखते हैं एक बार, डेडलॉक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप कोड देखो, मैं लाइन बाय लाइन एक बार समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, मेन फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे मैंने दो लॉग बना लिए, लॉक ए एंड लॉक बी। फिर मेन में आया हूँ मैंने थ्रेड 1 इनिशियलाइज किया है, कॉल किया है, उसमें ये टास्क डिफाइन किया है। टास्क में जो डिफाइन किया, मैंने सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया है लॉक ए लेके। लॉक ए में बता रहा है कि थ्रेड 1 को लॉक ए मिल गया, स्लीप किया मैंने 100 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, और उसके बाद मैं थ्रेड 1 को फिर कह रहा हूँ लॉक बी के लिए वेट कर रहा हूँ। फिर सिंक्रोनाइज ब्लॉक एक और बनाया जहाँ पे वो लॉक बी लेके अपना काम खत्म करेगा। पैरेलली मैंने थ्रेड 2 बनाया सेम तरीके से, लेकिन थ्रेड 2 में सिंक्रोनाइज ब्लॉक में पहले मैंने लॉक बी यूज़ किया है, सेम काम किया है 100 मिली सेकेंड्स रुक के। थ्रेड फिर ये सेकंड ब्लॉक में लॉक ए यूज़ कर रहा है, फिर दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब दोनों साथ में स्टार्ट होंगे, ठीक है, सपोज करो। अब दोनों जब स्टार्ट होंगे तो थ्रेड 1 तो लॉक ए ले लेगा और थ्रेड 2 लॉक बी ले लेगा। ये लॉक ए का काम खत्म करेगा, इसको लॉक बी चाहिए होगा, लेकिन थ्रेड लॉक बी किसके पास है, थ्रेड 2 के पास है। वो लॉक बी से काम कर रहा होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो उसे लॉक ए चाहिए होगा। अब थ्रेड 1 अपना काम खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे लॉक बी ना मिले, और थ्रेड 2 काम खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे लॉक ए ना मिले। तो जब तक इसे अब देखो, थ्रेड 1 को जब तक लॉक बी नहीं मिलेगा वो लॉक ए रिलीज भी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी ब्लॉक के अंदर है सब कुछ। और ऐसे ही थ्रेड 2 जब तक उसे लॉक ए नहीं मिलेगा वो लॉक बी रिलीज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्या होगा कि थ्रेड 1 को कभी लॉक बी मिलेगा नहीं और थ्रेड 2 को लॉक ए मिलेगा नहीं, और डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे ये। ठीक है, दिस इज इट। व्हाट हैपेंस हियर, थ्रेड 1 लॉक्स लॉक ए, थ्रेड 2 लॉक्स लॉक बी। थ्रेड 1 now wants log b but thread 2 has it, and thread 2 now wants log a but thread 1 has it, so both wait forever। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमसे इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। डेडलॉक आया तो प्रिवेंशन का क्वेश्चन भी आएगा ही। ठीक है, अब प्रिवेंशन करने के लिए 3-4 तरीके हैं, जो बेसिक तरीके हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो लॉक यूज करो ना इन द सेम ऑर्डर करो। मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन, सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप रनेबल का जो टास्क बनाया हो ना, अगर आप दोनों जगह यूज करते कि लॉक ए ही पहले होगा लॉक बी से, दोनों जगह, तो क्या होगा कि इस केस में अगर लॉक ए पहले हो रहा है, यहाँ भी लॉक ए हो रहा है, तो पहले थ्रेड 1 काम करेगा लॉक ए से, ठीक है, और थ्रेड भी वेट करेगा क्योंकि यहाँ भी लॉक ही चाहिए होगा, लेकिन लॉक ही किसी और के पास है। थ्रेड 1 जब अपना काम कर लेगा लॉक ए के साथ, फिर थ्रेड 2 स्टार्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इफ मल्टीपल लॉक एग्जिस्ट डिसाइड अ फिक्स ऑर्डर, ऑलवेज लॉक ए टू लॉक बी, या फिर मतलब एक साथ मत करो कि लॉक ए लॉक बी कर रहे हो फिर लॉक ए कर रहे हो दूसरे थ्रेड टास्क में। तो फिक्स वर्जन ऑफ दिस कोड इज दिस वन, जो मैंने बताया, दोनों थ्रेड कॉल कर रहे हैं उस टास्क को। ठीक है, सेकंड तरीका है कि अवॉइड होल्डिंग मल्टीपल लॉक्स टुगेदर। ठीक है, कोशिश करो कि एक ही लॉक यूज करो, उसका ही काम खत्म करो, उसको रिलीज करो, उसके बाद लॉक भी यूज करो। ठीक है, इससे लेस चांस ऑफ डेडलॉक होगा। तीसरा तरीका है यूज ट्राई लॉक यूजिंग री एंट्रेंट लॉक प्लस टाइम आउट। ठीक है, ये यार तरीका आपको याद नहीं रहेगा अगर आपने यूज नहीं किया, आप बोल सकते हो अभी के लिए, बट आई विल से कि डू अ प्रोग्राम ऑन दिस थिंग। हाँ, use AI, Gemini, ChatGPT to generate a program on this. You can get a better example. I am not adding program here because यहाँ क्वेश्चन है, बस हमें थ्योरी बतानी है कि प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पर्सपेक्टिव इज थ्योरी ऑन डेडलॉक एंड प्रिवेंशन का थ्योरी।
सो थ्रेड, थर्ड पॉइंट पे आते हैं. सो थ्रेड डजंट वेट फॉर एवर. एग्जाम्पल आइडिया है कि इफ लॉक नॉट अवेलेबल इन 1 सेकेंड, लीव या फिर रीट्राई करो, लीव एंड रीट्राई या फेल करो. ठीक है, ट्राई लॉक यूज होता है, री एंट्रेंट यूज करके ट्राई लॉक कर सकते हो कि अगर लॉक अवेलेबल नहीं है 1 सेकंड तक के लिए तो वेट नहीं करूंगा हमेशा के लिए, मैं रीट्राई करूंगा एक दो बार या फिर फेल कर दूंगा कि दिस वाज नॉट अवेलेबल और समथिंग करके थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन. फोर्थ पॉइंट इज कि कीप सिंक्रोनाइज ब्लॉक स्मॉल. ठीक है, स्मॉलर लॉक होल्डिंग टाइम रहेगा तो इससे लेस चांस ऑफ डेडलॉक होगा, ये भी बात सही है. ठीक है, समरी क्या है हमारी ओवरऑल देखा जाए तो डेडलॉक हैपेंस व्हेन थ्रेड होल्ड्स लॉक एंड वेट फॉर ईच अदर फॉरएवर. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंसिस्टेंट लॉक ऑर्डरिंग, avoiding multiple locks, using timeouts like try lock, and keeping critical section small. ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. आपको आई होप समझ में आया हो, आप एक बार गो थ्रू करना वीडियोस को फिर से, एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज. एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा पक्का जाएगा अगर आप जूनियर लेवल पे इंटरव्यूज दे रहे हो. बहुत मेथड्स के बारे में पूछा जाता है, थ्रेड्स में क्या क्या होता है, और स्लीप एंड वेट इज वेरी कॉमन मेथड. सो डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट मेथड्स. बेसिकली स्लीप पे आए तो स्लीप इज अ मेथड दैट मेक्स द करंट थ्रेड पॉज फॉर अ फिक्स टाइम. यू कैन सिंपली पुट लाइक एक दो माइक सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो, जैसे भी पॉज करना हो जितना भी टाइम वो डिक्लेयर कर सकते हो. इट डज, यहाँ सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद करने को, इट डज नॉट रिलीज द लॉक इफ द थ्रेड ऑलरेडी हैज इट. अगर तुमने किसी थ्रेड को स्लीप कर दिया तो लॉक उसके पास ही रहेगा एंड कोई दूसरा थ्रेड तब तक एक्सेस भी नहीं कर सकता उस ऑब्जेक्ट को या उस लॉक को. अब वेट मेथड क्या होता है? वेट इज अ मेथड दैट मेक्स द करंट थ्रेड पॉज until another thread notifies it. ठीक है, यूजिंग नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, कि ये करंट थ्रेड जो का पॉज रहेगा जब तक उसे दूसरे थ्रेड से सिग्नल ना मिले. ठीक है, जब दूसरा थ्रेड यूज करे नोटिफाई या नोटिफाई ऑल तब ये अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा. जब इसमें वेट कॉल होता है तो इट रिलीजेस द लॉक इमीडिएटली सो अदर थ्रेड्स कैन एंटर द सिंक्रोनाइज एरिया. ठीक है, डिफरेंसेस देखते हैं स्लीप एंड वेट में. क्लास क्या होता है? ये थ्रेड क्लास का है, वेट इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, ये क्लास, ये भी अच्छा डिफरेंस है, ध्यान रखना है आपको. लॉक रिलीज होता है, स्लीप में नहीं. वेट के केस में यस लॉक रिलीज हो जाता है. सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, स्लीप के केस में नो. यस, लाइक वेट शुड बी इनसाइड द सिंक्रोनाइज मेथड. ठीक है, वेकअप कंडीशन स्लीप का क्या होता है? जब टाइम खत्म होता है, और वेट का जब होता है कि दूसरे थ्रेड नोटिफाई या नोटिफाई ऑल कॉल करें. पर्पस क्या होता है स्लीप का? पॉज थ्रेड. और वेट का क्या होता है? थ्रेड कम्युनिकेशन, कि भाई मेरा काम अभी मैं रोक रहा हूँ, तुम शुरू कर लो. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं स्लीप क्या होता है? होल्ड्स द लॉक. मतलब स्लीप जब कॉल होता है तो थ्रेड डॉट स्लीप करके कॉल होता है. इफ वन थ्रेड एंटर्स m1 एंड स्लीप्स, अदर थ्रेड कैन नॉट एंटर m1 ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज लॉक इज स्टिल हेल्ड बाय m1. ठीक है, यहाँ पे थ्रेड हमने स्लीप कॉल कर दिया तो अभी भी थ्रेड 1 ही चल रहा होगा इसमें. ठीक है, थ्रेड 2 अंदर नहीं आ सकता सिंक्रोनाइज मेथड में. वेट का देखें तो वेट क्या होता है? रिलीज लॉक कर देता है. ठीक है, यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज मेथड है, अगर यहाँ मैं वेट कॉल कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट का है मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास का. तो यहाँ पे व्हेन अ थ्रेड कॉल्स वेट इट रिलीजेस द लॉक्स ऑन अदर थ्रेड कैन एंटर एंड कॉल नोटिफाई. ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड वेट. बेसिकली अगर समरी देखो तो स्लीप पॉजेस अ थ्रेड फॉर फिक्स टाइम विदाउट रिलीजिंग लॉक, while wait pauses a thread and releases log until it is notified. ठीक है, so guys I hope समझ में आ गया, काफी बेसिक क्वेश्चन है. Let's move on to next one. हेलो गाइस, वेलकम बैक. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइन मेथड. यार देखो हमने इस और भी क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे स्लीप वर्सेस वेट के बीच में डिफरेंस, तो ये डिफरेंसेस में भी यूज हो सकता है. बेसिकली थ्रेड से रिलेटेड सारे मेथड पूछे जाते हैं. आई जस्ट क्रिएटेड अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड. थोड़ा यूनिक केस हो जाता है इसका यूज क्या, तो एक बार देखते हैं क्या है. देखो जॉइन मेथड इज यूज टू मेक द करंट थ्रेड वेट अंटिल अनदर थ्रेड फिनिशेस इट्स एक्सिक्यूशन. ठीक है, इन शॉर्ट वेट फॉर दिस थ्रेड टू कंप्लीट देन कंटिन्यू. ठीक है, सपोज करो कोई T1 थ्रेड है, उससे मैंने T2 का काम कॉल किया है. तो वी वांट कि T1 फिनिश तभी हो जब T2 का हमने फिनिश पक्का कर लिया होगा. T2 फिनिश हो गया फिर T1 फिनिश आगे काम करे या फिनिश हो. सो व्हाई डू वी नीड जॉइन? बिकॉज समटाइम्स यू वांट प्रॉपर ऑर्डर एंड डिपेंडेंसी बिटवीन थ्रेड्स. फॉर एग्जांपल थ्रेड 1 इज डूइंग अ टास्क, फाइल डाउनलोड या कैलकुलेशन कर रहा है, एंड मेन थ्रेड तुम चाहते हो तभी कंटिन्यू करे कि थ्रेड 1 जब कंप्लीट हो जाए. ठीक है, इसको एक बार एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल मैंने लिया है कि इसमें मेन का जो, अब कोड देखते हैं पहले फिर मैं स्टेटमेंट बताऊंगा. देखो मैंने थ्रेड T1 क्रिएट किया है, थ्रेड में क्या किया, एक फॉर लूप चलाया 1 2 3 तक, और वो हर बार वो आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा है. एंड ऑल्सो आई एम स्लीपिंग आफ्टर एवरी आई कॉल, आई एम स्लीपिंग इट फॉर 1 सेकेंड. ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट किया, T1 डॉट ज्वाइन किया है कि यहाँ पे क्या होगा, जब तक इस थ्रेड का काम खत्म ना हो जाए तो मेन आगे काम नहीं करेगा, दैट इज दिस लाइन वोंट प्रिंट. ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कोड.
लेट्स सी इट इन इंटेलिजे, लाइक वर्किंग कोड देखते हैं हम लोग क्विकली। यहाँ पे मैंने सेम काम कर रखा है, ठीक है, थ्रेड डिफाइन कर रखा है, थ्रेड के अंदर ये टास्क दे रखा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वन से लेके 3 तक आइट्रेट कर रहा है, एंड ऑल्सो क्या कहते हैं यहाँ पे ये प्रिंटिंग कर रहा है, देन स्लीप कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थ्रेड को T1 को स्टार्ट किया है, एंड देन T1 ज्वाइन किया। एक काम करते हैं, T1 ज्वाइन के बिना कोड करवाते हैं पहले, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, यहाँ मैंने एक बार कोड एग्जीक्यूट कर लिया था ये, लेट्स सी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो व्हाट वी विल सी, देखो मेन यहाँ पहले प्रिंट हो गया, ये जो मेन की लाइन है पहले प्रिंट हो गई, देन टास्क का थ्रेड का काम हो रहा है, टास्क 1 रनिंग, 2 रनिंग, 3 रनिंग, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। बट अगर मैं ज्वाइन यहाँ डाल दूँ, ठीक है, ज्वाइन डाल दूँ, तो अब देखना पहले थ्रेड का काम खत्म होगा, 1 2 3 कैलकुलेशन, उसके बाद मेन कॉल होगा 1 2 3 एंड देन मेन कॉल्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द यूज ऑफ ज्वाइन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ज्वाइन के बारे में। बेसिकली ज्वाइन क्रिएट्स अ थ्रेड डिपेंडेंसी, मेन थ्रेड गेट्स ब्लॉक्ड अंटिल द अदर थ्रेड कंप्लीट्स। देयर इज आल्सो टाइम्ड वर्जन ऑफ इट, T1 डॉट ज्वाइन करके ऐसे 2000 का माइक्रो सेकंड्स कॉल करोगे तो इट इज बेसिकली 2 सेकंड्स, अपने हिसाब से टाइम डिफाइन कर सकते हो कितने देर वेट करना है, नॉट इन्फिनाइटली, ठीक है। Join is used to pause the current thread until the target thread completes. This is the gist of it, ensuring execution happens in the required order. So guys, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक, एंड जूनियर लेवल पे खासकर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आई होप इट हेल्प्स। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिए कमेंट्स में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेस कंडीशन, जो हमने ये टर्म कई बार सुन ली ऑलरेडी थ्रेड्स में, अगर आप ये सीरीज देख रहे हो थ्रेड्स की, एंड बेसिकली हाउ डू यू अवॉइड इट। बेसिकली पहले तो रेस कंडीशन क्या होता है, ये इमेज देखो, थोड़ी सी फनी इमेज है। बेसिकली शेयर्ड रिसोर्स है, तवा है, एंड ये दोनों यूज़ करना चाह रहे हैं, बट दे आर नॉट डिसाइडिंग कौन पहले यूज़ करेगा। तो दोनों को लग रहा है, दोनों ने अपना अपना खाना बनाना चाहा और खिचड़ी बना दी अल्टीमेटली, ठीक है। रेस कंडीशन, किचन डिजास्टर। So basically, race condition happens when 2 or more threads access and modify shared data at the same time. ठीक है, access करना चाह रहे हैं, modify करना चाह रहे हैं same time पे, and the final results depend on which threads runs first. Timing issue. So the output becomes unpredictable and wrong. ठीक है, this is basically race condition. Same time पे वो एक वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखो एक क्लास बनाई है काउंटर, और इसका एक मेथड है, इसमें एक फील्ड है काउंट, और एक मेथड है जो इसकी फील्ड की वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है। अभी हमने इसको सिंक्रोनाइज नहीं किया है, तो काउंटर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और 2 थ्रेड इसको यूज कर रहे हैं, जो कि इसकी वैल्यू, पहला थ्रेड 1 लाख टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर दूसरा थ्रेड इंक्रीमेंट कर रहा है। दोनों थ्रेड स्टार्ट किए, दोनों को खत्म होने तक का वेट किया, एंड देन फाइनली वैल्यू प्रिंट करी है। तो इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए, सी, दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, रैंडम वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। 15,000, 17,000, कुछ रैंडम, एक्सपेक्टेड 2 लाख है, लेकिन रैंडम वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम एक बार हम करके भी देखते हैं, ठीक है। जल्दी से इंटेलिजे पे चलते हैं हम लोग। ओके, सो इफ यू सी इन इंटेलिजे सेम कोड लिख रखा है, और अभी ये सिंक्रोनाइज नहीं है, तो अगर मैं इसको चलाऊं अभी, ठीक है, इस कोड को, तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होगी हर बार रन करने पे। देखो अभी 14,000 समथिंग हो रही है, फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं इस मेथड को, ठीक है, अगर मैं सिंक्रोनाइज कर दूं, ठीक है, और अब कॉल करूं, तो एवरी टाइम एक ही वैल्यू प्रिंट होनी है, दैट इज 2 lakhs, ठीक है, ये वैल्यू होगी। फिर से एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेस कंडीशन हो रही है इनके बीच में, लेकिन अगर सिंक्रोनाइज कर देते तो एक एक करके वो एक्सेस करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड को। तो हाउ टू अवॉइड रेस कंडीशन, पहला तो है यूज सिंक्रोनाइज्ड, जो हमने अभी करके दिखा दिया, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ओनली 1 थ्रेड कैन इंक्रीमेंट एट अ टाइम। दूसरा तरीका है कि यूज एटॉमिक इंटीजर बेस्ट फॉर काउंटर्स। यहाँ पे जो काउंट हमने डिफाइन किया ना वेरिएबल, इसको एज ए एटॉमिक इंटीजर डिफाइन कर दो, तो ये थ्रेड सेफ होता है, फास्टर होता है देन सिंक्रोनाइज फॉर सिंपल काउंटर्स, ठीक है। तीसरा, यूज लॉक एडवांस कंट्रोल, लॉक यूज करके भी कर सकते हो, बेसिकली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का लॉग बनाओ, उसकी तरह से यूज कर सकते हो। तो रीएंट्रेंट लॉग व्हेन यू वांट ट्राई लॉग, फेयरनेस, टाइम आउट एक्सेट्रा, मतलब लॉग से सॉल्व हो जाएगा। समरी देखिए, रेस कंडीशन occurs when multiple threads update share data simultaneously, causing unpredictable results, ठीक है। It can be avoided using synchronization, logs, or atomic variables like atomic integer. So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, welcome back to the channel. Guys, let's see the next question. Basically, question is, what is volatile keyword and how is it different from synchronization? Guys,
बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अकर करता है। जितने इंटरव्यूज हो गए 90% ऑफ द इंटरव्यूज में वोलेटाइल एंड सिंक्रोनाइजेशन पूछा ही जाता है। सो आराम से इस क्वेश्चन को समझो, आंसर कैसे करना है वो देखो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इन द वीडियो। ठीक है, बेसिकली वोलेटाइल इज अ कीवर्ड इन जावा यूज फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, टू एंश्योर दैट उनका एवरी रीड गेट्स द लेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड एवरी राइट इज इमीडिएटली विजिबल टू द अदर थ्रेड्स। ठीक है, उस वेरिएबल को, बेसिकली वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं वोलेटाइल, एंड जो भी रीड होगा उसके मतलब मेन मेमोरी से वैल्यू आ रही होगी, और जो भी राइट करोगे उस वेरिएबल में वो सारे थ्रेड्स को दिख रहा होगा अगर एक थ्रेड से कर रहोगे। सो इट फिक्सेस द विजिबिलिटी प्रॉब्लम, नॉट थ्रेड सीइंग द अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर एक वेरिएबल को मल्टीपल थ्रेड्स क्या कहते हैं एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो वेरिएबल को अगर एक भी थ्रेड अपडेट करेगा तो बाकी थ्रेड को उसकी वैल्यू विजिबल रहेगी। ठीक है, विदाउट वोलेटाइल बेसिकली इट्स लाइक विस्परिंग टू योरसेल्फ, लोकल वैल्यू हो रहा है थ्रेड का, एंड विद वोलेटाइल वो ब्रॉडकास्ट करता है लाइव। ये तो छोटी सी इमेज अटैच कर रखी है फॉर दैट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड देखो, आप कोड लाइन बाय लाइन समझो कि एक बूलियन डिफाइन किया है रनिंग, ठीक है, जिसकी वैल्यू ट्रू है। मेन में आ गया, मेन में हमने दो थ्रेड डिफाइन किए हैं, T1 एंड T2। ठीक है, T1 में क्या हो रहा है कि वाइल रनिंग, बेसिकली वाइल रनिंग इज ट्रू, ये वाइल के लूप के अंदर रहेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो सिस्टम डॉट प्रिंट कर देगा स्टॉप्ड। ठीक है, और थ्रेड 2 क्या कर रहा है, थ्रेड 2 बेसिकली 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सोता है और बाद में रनिंग को फॉल्स सेट कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इफ थ्रेड 1 को पता ही ना चले, देखो विदाउट वोलेटाइल समटाइम्स T1 में नेवर स्टॉप बिकॉज इट में कीप यूजिंग द कैश वैल्यू रनिंग इक्वल्स टू ट्रू, उसको पता ही नहीं चलेगा रनिंग की वैल्यू फॉल्स होगी, कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसी के लिए अगर हम वोलेटाइल यूज कर लेंगे फिक्स करने के लिए यहाँ पे, तो उसको पता चल जाएगा भाई रनिंग की वैल्यू फॉल्स हो गई है, क्योंकि ग्लोबली विजिबल होगा, तो उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं वोलेटाइल वर्सेस सिंक्रोनाइजेशन का, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वोलेटाइल बेसिकली सॉल्व्स द विजिबिलिटी पार्ट की विजिबल रहा वेरिएबल, सिंक्रोनाइज क्या करता है विजिबिलिटी एंड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है आप एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, इस पे अभी हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखें, बेसिकली वन थ्रेड एट ए टाइम एक्सेस करे वोलेटाइल को, वोलेटाइल के केस में नो होता है, उससे कोई किसी वेरिएबल को एक थ्रेड एक टाइम पे एक्सेस करे ऐसा नहीं होता, वोलेटाइल उसको बचाता नहीं है। सिंक्रोनाइज के केस में होता है कि वो बस एक थ्रेड को अलाउ करता है, एक्सेस कर देता है। प्रिवेंट्स रेस कंडीशन इन केस ऑफ वोलेटाइल नो, इन सिंक्रोनाइज यस। ठीक है, बेस्ट फॉर volatile is best for like flags like running is stopped boolean values mostly, and synchronized is best for shared counters, balance updates, critical sections। ठीक है, परफॉर्मेंस volatile के केस में लाइटर एंड फास्टर होती है, सिंक्रोनाइज के केस में स्लोअर होती है। ठीक है, लॉकिंग लग जाती है। अब देखो पहले आते हैं, पहला यहाँ पे दो पॉइंट है, वोलेटाइल म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं रखता है, प्रिवेंट नहीं करता रेस कंडीशन, इन दोनों को आंसर करते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा जा सकता है, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। वाई वोलेटाइल डज नॉट गिव म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों नहीं देता, तो बेसिकली बिकॉज वोलेटाइल डज नॉट लॉक एनीथिंग, इट ओनली सेज कि अगर थ्रेड ए कुछ अपडेट कर रहा है वेरिएबल, थ्रेड वी कैन सी दैट लेटेस्ट वैल्यू, बट इट नेवर सेज कि थ्रेड बी स्टॉप, थ्रेड ए इज करंटली अपडेटिंग इट। ठीक है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन देता ही नहीं, वो विजिबिलिटी का काम करता है, दिखा देगा भाई ये वैल्यू अपडेट हुई है। अच्छा, वाई वोलेटाइल डज नॉट प्रिवेंट रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है, जब एक ही शेयर रिसोर्स को दो थ्रेड रेस कर रहे थे अपडेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल because race condition happens due to non-atomic operations like count plus plus, even though it looks like कि one line, ठीक है, this thing, but internally it's a 3 step। पहले तो read count करो, add 1 करो, write back करो। now imagine two threads जो count equals to 5 पे दो thread काम कर रहे हैं, thread 1 क्या कर रहा है, read करता है 5, then add करता है 1 equals to 6, and thread 2 भी same काम कर रहा है, read 5 add 1 to 6, both write back count becomes 6, but it should be 7 ना, कि thread 1 ने भी अपडेट किया, thread 2 ने भी अपडेट किया। सो बेसिकली दिस इज अ लॉस अपडेट, क्लासिक रेस कंडीशन है ये। सो यहाँ पे वोलेटाइल सेव नहीं करता, लाइक डज नॉट प्रिवेंट रेस कंडीशन, इवन इफ काउंट इज वोलेटाइल दिस स्टिल हैपेंस बिकॉज विजिबिलिटी इज फाइन बट एटोमिसिटी इज मिसिंग। ठीक है, key point and the summary for this question is basically volatile does not make operations atomic। ठीक है, so multiple threads can still break it। ओके, एंड दैट फॉर दैट अगर तुम्हें फिक्स करना है तुम्हें सिंक्रोनाइज बनाना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन को, या एटॉमिक इंटीजर यूज करना पड़ेगा। बेसिकली वोलेटाइल guarantees the visibility of changes across the threads, while synchronized provides the visibility plus atomicity by locking and preventing multiple threads from entering the critical code at the same time। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। आप इसको एक बार वीडियो फिर से देखिए, गो थ्रू द वीडियो, गो थ्रू दीज लेक्चर्स वन बाय वन, स्लाइड सारे हैं यहीं पे, एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए।
So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, welcome back guys. So next question for the interviews is I won't say this is a very common question, but it can be asked. कुछ इंटरव्यूज में भी रिसेंटली पूछा गया है, विप्रो वगैरह में, विप्रो इन्फोसिस में. So very like not so common, but it can be asked. So just go, let's go through the video and understand what it is. तो what is thread local and where it is used. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. थ्रेड लोकल क्या है और इसका यूज क्या है. ठीक है, basically thread local in Java is a class that allows you to create a variable such that each thread gets its own separate copy of that variable. ठीक है, ऑलरेडी ये टाइप होता है वेरिएबल का. So even though the variable name looks like a shared, internally its thread 1 has its own value, thread 2 has its own value, and कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नीडेड नहीं है. ठीक है, ऐसा वेरिएबल हम रख सकते हैं जो हर एक तरह अपना यूज करे. देखो एक इमेज है, बेसिकली यहाँ पे whose data is this, they're asking all these are threads, and थ्रेड लोकल के साथ दे हैव जस्ट ओन स्टफ, लाइक खुद की चीजें हैं. ठीक है, why is it used? Because sometimes you want thread specific data like user id of the current request. ठीक है, अब जैसे कोई मल्टीपल किसी API में मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, तो हर एक रिक्वेस्ट की अपनी यूजर आईडी होगी, तो उसको थ्रेड लोकल में रखना है. ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट, कोरिलेशन आईडी, ये सब चीज़ें थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हो सकता है. सिक्योरिटी ऑथ कॉन्टेक्स्ट, डेटाबेस सेशंस, हाइबरनेट सेशंस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज वैल्यूज एवरीवेयर इन मेथड पैरामीटर्स, यू स्टोर इट पर थ्रेड. ठीक है, पर रिक्वेस्ट जैसा आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं एक बार क्विकली. अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक हमने क्या किया है, थ्रेड लोकल करके वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप थ्रेड लोकल इंटीजर. ठीक है, मेन में गए हैं, दो थ्रेड क्रिएट किए, थ्रेड 1 थ्रेड 2, उनको स्टार्ट किया. थ्रेड 1 थ्रेड 2 में अब देखो काम सेम हो रहा है, बस थ्रेड लोकल वेरिएबल जो है उसको वैल्यू सेट कर रहे हैं 101 इन थ्रेड 1 एंड 102 इन थ्रेड 2, और बाद में प्रिंट कर रहे हैं वही वैल्यू थ्रेड लोकल डॉट गेट. तो दोनों में अपनी अपनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, दो एक ही वेरिएबल यूज किया हमने, थ्रेड लोकल ही यूज किया है, उसका ही सेट मेथड यूज किया दोनों जगह. तो इवन दो इट्स द सेम वेरिएबल, वैल्यूज आर डिफरेंट. ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज क्या है. देखो यार, तुमसे पूछा जाए ना, सबसे पहला एग्जांपल देना, लॉगिंग एंड ट्रैकिंग रिक्वेस्ट आईडी. ठीक है, स्प्रिंग एप्स में हर एक रिक्वेस्ट के लिए, हर एक रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय अ थ्रेड. वो खुद का रिक्वेस्ट आईडी सेव करते हैं एंड लॉग ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट आईडी. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है. बेसिकली हर एक रिक्वेस्ट आता है यार, उसका भी एक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग यही समझाओ बेस्ट है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल्स मैंने ऐड कर रखा है. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क स्टोर करंट यूजर आईडी सेशन डिटेल्स इन थ्रेड कॉन्टेक्स्ट. अच्छा एग्जांपल ये भी यूज करने को वैसे तो. डीबी ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट, सम सिस्टम्स बाइंड ट्रांजैक्शन एंड सेशन इन्फो टू करंट थ्रेड. ठीक है, ये एग्जांपल उतना यूज मत करिएगा, फर्स्ट एग्जांपल्स आर गुड रियल यूज बताने के लिए. अब इंपॉर्टेंट वार्निंग है, इंटरव्यू एंड रियल प्रोजेक्ट्स के लिए काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, इफ यूज थ्रेड लोकल विद थ्रेड पूल्स लाइक इन वेब सर्वर्स, तो थ्रेड जो होते हैं रीयूज होते हैं. ठीक है, तो उस केस में ओल्ड वैल्यूज कैन लीक टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट. तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी आपका थ्रेड लोकल वेरिएबल काम हो गया, उसको रिमूव कर दीजिए. थ्रेड लोकल प्रोवाइड्स थ्रेड कन्फाइंड वेरिएबल्स वेयर ईच थ्रेड हैज इट्स ओन वैल्यू, commonly used for request context, logging IDs, security context, and transaction session data. This is how you should answer in an interview. This is a summary point. तो इसको याद ध्यान रखिएगा, और इसको काइंड ऑफ मेमोराइज तो मत करिए, बट समझ लीजिए, और बोलने के लिए आपको ध्यान रहे इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफी कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू नो फॉर इंटरव्यूज. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello guys, welcome back. Let's move on to next question for the interview. Okay. The question is, what is the difference between callable and runnable? देखो यार, इंटरव्यूज में ना कुछ चीज़ें हैं थ्रेड से रिलेटेड जो हमेशा आनी ही है, जैसे वॉलेटाइल हो गया, कॉलेबल हो गया, रनेबल हो गया. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, और हो सके तो इनकी कोडिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कर लो. ठीक है, अब इसके बीच में ना कॉलेबल और रनेबल के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, तो रनेबल देखते हैं. रनेबल इज बेसिकली यूज टू रन अ टास्क इन अ सेपरेट थ्रेड विदाउट रिटर्निंग एनी रिजल्ट. ठीक है, बट कॉलेबल में क्या होता है, कॉलेबल इज यूज टू रन अ टास्क इन अ सेपरेट थ्रेड एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट. ठीक है, और थ्रो चेक्ड एक्सेप्शन. एक्सेप्शन से रिलेटेड भी आता है भाई, ये काउंटर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. जस्ट सी दिस इमेज, बेसिकली रनेबल इज तुम रन कर रहे हो विदाउट एनी फिनिशिंग पॉइंट और कुछ. सो डिड आई फॉरगेट समथिंग, ओ वेल आई जस्ट रैन. ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू, जस्ट रन एंड डन. ठीक है, कुछ प्राइस नहीं मिल रहा, बट कॉलेबल में यू गेट अ प्राइस. ठीक है, कुछ ना कुछ प्राइस मिलता है. ओके, सो डिफरेंसेस देखते हैं दोनों के बीच में, रनेबल एंड कॉलेबल. रिटर्न टाइप क्या है, रनेबल के केस में वाइड होता है, और कॉलेबल के केस में रिटर्न वैल्यू ऑफ टाइप वी. रनेबल में मेथड क्या होता है, रन होता है, कॉलेबल में कॉल होता है. कैन थ्रू चेक्ड एक्सेप्शन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रनेबल और कॉलेबल में. रनेबल के केस में नो होता है, कॉलेबल के केस में यस, इट्स थ्रोज एक्सेप्शन. ठीक है,
रनेबल इज यूज विद थ्रेड एंड एग्जीक्यूटिव सर्विस, कॉलेबल इज ओनली यूज विद एग्जीक्यूटिव सर्विस, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट हैंडलिंग क्या होता है रनेबल में, नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, और कॉलेबल में इट यूजेस अ फ्यूचर टाइप, ठीक है। कोड एग्जांपल में डिफरेंस देखते हैं। रनेबल क्या होता है, रन्स बट गिव्स नो रिजल्ट। रनेबल में टास्क हो गया बेसिकली, ये आपका प्रिंट आउट करवा दे रहा है, हमने टास्क बनाया और ये थ्रेड में हमने डाल के स्टार्ट कर दिया, दिस इज रनेबल का एग्जांपल। कॉलेबल में इट रिटर्न्स अ रिजल्ट यूजिंग फ्यूचर, तो कॉलेबल में हमने टास्क बनाया उसमें रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूबल वैल्यू। एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाई है, एक थ्रेड बनाया सिंगल, फिर फ्यूचर में हमने सबमिट कर दिया है टास्क और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा फ्यूचर डॉट गेट से। दिस इज हाउ कॉलेबल वर्क्स, ठीक है। बहुत बेसिक डिफरेंस था, मैंने जानबूझ के वीडियो छोटी बनाई है क्योंकि मोस्टली जूनियर डेवलपर्स को, और मे बी आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हो ना, तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। रनेबल एंड कॉलेबल में आपसे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कोड छोटा सा लिखवा के पूछ लेगा, इवन 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में भी। जो मैंने देखा है इंटरव्यू जितने भी दिए हैं और मेरे फ्रेंड्स ने दिए हैं, जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात होती है, दिस इज इनफ। लाइक इससे ज़्यादा वो पूछेगा नहीं, बट इस पे इसके आगे काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या होती है, थ्रेड वर्सेस एग्जीक्यूटिव सर्विस, ये सब चीज़ें आगे मैंने वीडियो में कैप्चर किया है, बट फॉर दिस वीडियो दिस इज इट। सो एक बार समरी देख लेते हैं। रनेबल इज फॉर टास्क विद नो रिटर्न वैल्यू, कॉलेबल इज फॉर टास्क दैट रिटर्न्स अ वैल्यू एंड कैन थ्रो चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ से एक काउंटर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से एक्सेप्शन में घुस सकता है इंटरव्यूअर, ये ध्यान रखना, चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। तो गाइज पढ़ो और बड़े ध्यान से टर्म्स देखा करो, उनको खुद से भी सर्च किया करो, ठीक है। एंड कॉलेबल में ये भी लिखा है कि टिपिकली इट इज यूज्ड विद एग्जीक्यूटिव सर्विस प्लस फ्यूचर। So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, welcome back. Guys, so let's see the next interview question हमारे लिए, that is what is the executor framework and why is it preferred over manual thread creation, ठीक है। अब देखो यार, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना और कुछ डाउट्स हो जरूर कमेंट करना, पूछना इस पे, एंड खुद से भी रिसर्च करना इसके बारे में, ठीक है, आफ्टर गेटिंग दिस theory. So, guys, executive framework, it comes from the util.concurrent package, is a high-level API used to manage and run tasks, runnable and callable both, using a pool of threads. ठीक है, instead of creating threads manually. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तुम सिंपली टास्क सबमिट करते हो और एग्जीक्यूटिव खुद से थ्रेड बनाने और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये बंदा काम दे रहा है, दैट इज मेन थ्रेड, ये हर एक ब्रिक के लिए थ्रेड खुद से बना रहा है। जैसे ये जितने वर्कर हैं एक थ्रेड है, तो एक वर्कर एक ब्रिक रख के जा रहा है, बेसिकली एक काम करके जा रहा है, ये हमारे टास्क हैं जो ब्रिक्स हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इसे हर एक ब्रिक रखने के लिए नए नए थ्रेड बनाने पड़ रहे हैं, कितना झंझट का काम है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये एग्जीक्यूटिव सर्विस यूज करे तो हर एक टास्क ये टास्क देता रहेगा और थ्रेड ये रीयूज कर सकता है, ठीक है। इसे थ्रेड बनाने की झंझट करना ही नहीं है, थ्रेड पूल है वहीं से थ्रेड आते रहेंगे। काइंड ऑफ रफ एग्जांपल दिया है किसी तरह का बताने के तरीके के लिए। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी बाकी डिफरेंसेस क्या है इसमें। वाई इज एग्जीक्यूटिव प्रीफर्ड ओवर मैनुअल थ्रेड क्रिएशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इट रीयूजेस थ्रेड्स, थ्रेड की पूल्स होती है उनमें से वो रीयूज कर सकता है। कि अगर तुम मैनुअल करोगे तो तुम्हें हर बात पे न्यू थ्रेड क्रिएट करना होगा, टास्क डालना होगा रनेबल का, एंड डॉट स्टार्ट करना होगा। इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एवरी टाइम, ठीक है। तो हैवी एंड स्लो हो जाता है वो प्रोसेस अगर तुम मैनुअली क्रिएट करो। एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या करता है, वो थ्रेड पूल यूज करता है, तो थ्रेड्स क्रिएट करने का झंझट नहीं है, वो रीयूज हो रहे हैं तो फास्टर होता है, ठीक है। सेकंड चीज इज इट हैज बेटर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, क्रिएटिंग टू मेनी थ्रेड्स कैन कॉज हाई मेमोरी यूजेस, टू मच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड सीपीयू वेस्ट, बट एग्जीक्यूटर कंट्रोल करता है दैट बाय लिमिटिंग थ्रेड्स, ठीक है। इजी टास्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। विद एग्जीक्यूटर यू कैन रन मल्टीपल टास्क इजिली, शेड्यूल टास्क, शट डाउन प्रॉपर्ली, गेट रिजल्ट्स यूजिंग फ्यूचर, ठीक है। और ऑल्सो इट्स सपोज कॉलेबल प्लस फ्यूचर, कॉलेबल हम थ्रेड से कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कॉलेबल रिटर्न करता है रिजल्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिजल्ट वगैरह रिटर्न करने के लिए। मैनुअल थ्रेड्स कांट डायरेक्टली रिटर्न वैल्यूज नाइसली, बट एग्जीक्यूटर कैन। सो गाइस एक कोड एग्जांपल लिया है, कोड एग्जांपल बड़ा सिंपल लिया है। देखो इट इज रनिंग 3 टास्क यूजिंग 3 यूजेबल थ्रेड्स। एक बार कोड देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सर्विस डिफाइन किया हमने, एग्जीक्यूटिव नाम का, उसमें 3 थ्रेड डिफाइन कर दिए हम, यहाँ 10 भी कर सकते हैं। फिर हर एक एग्जीक्यूटिव को हमने 3 बार इस एग्जीक्यूटिव को 3 बार कॉल किया सबमिट के लिए, और ये जो पार्ट है ना, ये टास्क हमने दिया है इसको, ठीक है। रनेबल टास्क है, ये टास्क 1 हो गया, टास्क 2, टास्क 3, और फिर जब ये हम दे देंगे खुद से रन करेगा, प्रिंट करेगा इसको, और बाद में हमने शट डाउन कॉल कर दिया। सो दिस इज इट, बहुत बेसिक इंप्लीमेंटेशन है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे, ठीक है। सो समरी देखें तो एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टास्क यूजिंग थ्रेड पूल्स, ये ध्यान रखना है, टू एग्जीक्यूट टास्क यूजिंग थ्रेड पूल्स, एंड इट्स अ प्रेफर्ड ओवर मैनुअल थ्रेड क्रिएशन बिकॉज it improves performance, reduces the overhead, provides better control, and supports task scheduling and result handling.
सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। काफी कॉमन टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए, तो जरूर इसको दोबारा वीडियो देखिए, समझिए, और हो सके तो नोट बना लीजिए इसका। सो गाइस दिस इज इट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello guys, so let's move on to next question for the interview. That is, what is the difference between submit and execute methods? ठीक है, simple question है. I won't say it is frequently asked, but yeah, important question है, क्योंकि थोड़ा बहुत बहुत कॉमन लगते हैं मेथड्स अगर देखोगे तो, और बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों में. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. ठीक है, सो बेसिकली एग्जीक्यूट मेथड जो होता है, इट इज यूज्ड टू रन रनेबल टास्क, बट इट डज नॉट रिटर्न एनी टास्क एनीथिंग, बिकॉज रनेबल कुछ रिटर्न करता नहीं है, अगर याद हो आपको, कॉलेबल करता है. बट सबमिट जो होता है, इट इज यूज टू रन बोथ रनेबल एंड कॉलेबल टास्क, एंड इन इट रिटर्न अ फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर करके एक ऑब्जेक्ट होता है. सो यू कैन ट्रैक रिजल्ट, एक्सेप्शन एंड कंप्लीशन. ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है डायग्राम के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का केस बताया, तो इसमें से कुछ आ नहीं रहा. अगर तुम लाइक नो रिसिप्ट नो रिटर्न, जस्ट कुछ भी डाल दो यहाँ पे. बट इस केस में, कॉलेबल केस में, यू आर गेटिंग योर ट्रैकिंग नंबर, हियर इज योर ट्रैकिंग नंबर, यू कैन चेक द स्टेटस. सो बस ये माइन्यूट सा डिफरेंस है. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं. ठीक है, प्रॉपर रिटर्न टाइप जो होता है एग्जीक्यूट के केस में वॉइड होता है, सबमिट के केस में फ्यूचर टाइप का होता है. ठीक है, फ्यूचर टाइप का कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. एग्जीक्यूट जो एक्सेप्ट करता है, ओनली इट एक्सेप्ट रनेबल. सबमिट एक्सेप्ट करता है रनेबल प्लस कॉलेबल. ठीक है, इन एग्जीक्यूट केस वी कैन नॉट गेट एनी रिजल्ट, बिकॉज रनेबल हो रहा है, अगेन यूज कर रहे हैं, बहुत ओवरलैप है यार, रनेबल वर्सेस कॉलेबल की तरह ही है ये. सबमिट के केस में वी गेट अ वैल्यू, इट्स अ फ्यूचर ऑब्जेक्ट, वहां से वैल्यू निकालनी होती है फिर हमें फ्यूचर डॉट गेट करके. एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब ये देखना एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना किस तरह से होता है डील. ठीक है, एग्जीक्यूट के केस में एक्सेप्शन गोज टू थ्रेड्स अनकॉट हैंडलर प्रिंट्स इन द कंसोल. ठीक है, बट सबमिट के केस में एक्सेप्शन इज स्टोर्ड इनसाइड फ्यूचर, तो फ्यूचर्स तुम्हें फ्यूचर डॉट गेट करना पड़ेगा. ठीक है, कोड एग्जांपल देखो तो एग्जीक्यूट के केस में एग्जीक्यूटर सर्विस हमने कॉल किए, बनाया है, एक थ्रेड बनाया है, फिर ex डॉट एग्जीक्यूट करके ये टास्क दे दिया हमने, तो बस ये काम कर देगा और फिर हम शट डाउन कर देंगे ऐसे. सबमिट के केस में क्या हो रहा है कि हमने एग्जीक्यूटर सर्विस डिफाइन किया है एक थ्रेड के साथ, फिर फ्यूचर डिफाइन किया है, फ्यूचर में ex डॉट सबमिट किया है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, ये जो भी वैल्यू होगा और फ्यूचर में आ जाएगा, और f डॉट इज डन से हम लोग वैल्यू गेट कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर सकते हैं इसको. ठीक है, और फिर इसको हमने शट डाउन कर दिया है. सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट है, दैट इज एक्सेप्शन का एक डिफरेंस होता है जो पूछा जा सकता है, कॉमन है. तो एग्जीक्यूट के मेथड में क्या होता है, एग्जीक्यूट के मेथड में एक्सेप्शन प्रिंट्स इमीडिएटली. ठीक है, वो तुरंत तुरंत प्रिंट कर देगा. लेकिन सबमिट के केस में क्या होगा, एक्सेप्शन गेट्स हिडन इनसाइड द फ्यूचर, क्योंकि सबमिट फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, तो हमें फ्यूचर डॉट गेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एग्जीक्यूटर सर्विस डिफाइन किया है, ex डॉट एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे हमने थ्रो करवा दिया जानबूझ के, तुरंत आ जाएगा, कोई कंसोल में प्रिंट होगा ये. ठीक है, बट फ्यूचर केस में सेम चीज करेंगे ना, तो इसमें एफ में स्टोर हो जाएगा, तो हमें एफ डॉट गेट करना पड़ेगा एक्सेप्शन के लिए. सो गाइस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू. सारे केसेस हमने कवर किए हैं. टू समराइज इट, basically execute runs a runnable task and returns nothing, while submit runs runnable or callable and returns a future to track completion. Completion, fetch result, and handle exception properly. So guys, this is it for this question. Let's move on to next one. Hello guys, welcome back. So guys, नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, सबसे पहले ही पूछा जा सकता है, और ये सीनियर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सीनियर्स ना इसको आंसर नहीं कर पाते. सो इफ़ यू आर एट लाइक 5 years, 6 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. एंड डू एट पॉइंट्स इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू थिंक जो मैंने कवर नहीं किया इसमें. ठीक है, जो कि हार्डली मिलेगा, तो अगर आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स, डू टेल मी. ठीक है, सीनियर के लिए है एक बात, एंड जूनियर्स जितने भी 2 या 3 साल से कम एक्सपीरियंस वाले, दिस इज लाइक perfect answer for you if you tell this in an interview. So let's go through it. How does Java ensure thread safety in concurrent collections? ठीक है, तो basically Java ensures thread safety in concurrent collections by using special data structures from util.concurrent, ठीक है, package that allows multiple threads to read write safely without corrupting the data using techniques like locking, fine-grained locking, atomic operation CAS, compare and set बोलते हैं इसे, and immutable snapshots. ठीक है, एक इमेज दी है इस पे, तो इमेज जस्ट फॉर रेफरेंस है, अभी फिर से गो थ्रू करेंगे, जब मैं सारी चीजें समझा दूंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो मूविंग ऑन टू हाउ जावा मेक्स कॉन्करेंट कलेक्शन थ्रेड सेफ, ये देखते हैं. पहला चीज है कि फाइन ग्रेन लॉकिंग. फाइन ग्रेन लॉकिंग क्या होता है ये देखो. ठीक है, इट्स बेटर देन, लाइक बेसिकली बेटर देन वन बिग लॉक. तो बेसिकली हम ना, ऐसे क्या होता है कि पूरा मेथड लॉक करने के बजाय एक छोटा पोर्शन लॉक करें, तो इसी तरह से कलेक्शन को, हम पूरे कलेक्शन को लॉक नहीं करते, उसका एक छोटा पोर्शन लॉक करते हैं. ठीक है, सिंक्रोनाइज बनाते हैं. इंस्टेड ऑफ लॉकिंग द होल कलेक्शन, जावा लॉक्स ओनली अ स्मॉल पार्ट. ठीक है, ताकि बाकी पार्ट ऑफ द कलेक्शन काम कर सके पैरेलली, लाइक अ बकेट एंड सेगमेंट.
Example, concurrent hash map. Multiple threads can update different keys at the same time in this because of this. लॉक फ्री और कंपेयर एंड सेट ऑपरेशन होता है, एटॉमिक अपडेट्स के लिए होता है कि एक एक करके करे, तो ये भी एक अच्छा ऑपरेशन है. इन मैनी कॉन्करेंट कलेक्शन दे यूज CAS इंटरनली, तो दिस अवॉइड्स हैवी लॉकिंग, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस अंडर हाई कॉन्करेंसी. इसका सबसे कॉमन एग्जांपल इज कॉन्करेंट लिंक क्यू. ठीक है, CS यार ऐसे कुछ है कि कंपेयर एंड सेट, एक बार सर्च भी करना आप लोग. बेसिकली क्या करता है कि ये देखेगा कि रीड करेगा वैल्यू, सपोज करो 10 है एंड इसको सेट करना था 12 करना था, तो ये चेक करेगा कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पे आ रहा है नहीं आ रहा सेट करने पे. अगर 12 आ रहा है तो इट्स गुड, ये सेट कर देगा. अगर नहीं आ रहा कि मैं जब बढ़ा रहा हूँ तब तो कुछ वैल्यू उसकी चेंज हो गई है और इसकी 12 नहीं आ रही एक्सपेक्टेड कंपेयर करने पे, ठीक है, जब ये अपडेट करेगा तो ये फिर से रीट्राई करेगा. सो दिस इज कंपेयर एंड सेट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज थ्रेड सेफ रीड ऑपरेशंस. ठीक है, हाई परफॉर्मेंस रीड्स होते हैं वो हमेशा थ्रेड सेफ होते हैं. कॉन्करेंट कलेक्शंस आर डिजाइन सो रीड्स डोंट ब्लॉक मच. ठीक है, कॉन्करेंट हैशमैप डॉट गेट इज वेरी फास्ट एंड सेफ. एग्जांपल है इसका ये. सेफ आइटरेशन होता है, ये क्वेश्चन है नो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन. इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि होता क्या है. पता है इस पे कैसे पूछते हैं? आपसे पूछा जाएगा कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन क्या होता है, तो आप बताओगे कि एक ही क्लास में रीड एंड बेसिकली एक कलेक्शन पे अगर हम आइट्रेट कर रहे हैं, उसी में अगर हम रीडिंग कर रहे हैं और सडनली उस पर डेटा अपडेट कर दे तो ये थ्रो करता है. बट फिर वो पूछेगा कि अच्छा अगर नॉर्मल कलेक्शन में थ्रो करता है, लिस्ट में थ्रो करता है, तो ये थ्रेड के केस में करेगा नहीं करेगा, तो बेसिकली नहीं होता आंसर. नॉर्मल कलेक्शन बेसिकली फेल फास्ट करते हैं क्योंकि उनमें ये थ्रो करता है. बट कॉन्करेंट कलेक्शन प्रोवाइड वीकली कंसिस्टेंट आइट्रेटर्स. They don't crash, they may not show 100% latest changes, but iteration remains safe. Example is concurrent hash map. हैश मैप में एरर आएगी बट कॉन्करेंट हैश मैप में एरर नहीं आएगी. ये क्वेश्चन है कॉमन इंटरव्यू का, ध्यान रखना. ठीक है, इसी वीडियो में कवर कर दिया. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कॉपी एंड राइट स्ट्रेटेजी होती है. इट इज बेस्ट व्हेन रीड्स आर मोर देन राइट्स. सो कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट. सो ऑन एवरी राइट इट क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ द एरे. रीडर्स ऑलवेज सी अ स्टेबल स्नैपशॉट. सो दिस इज एक्सट्रीमली सेफ फॉर रीडिंग. ठीक है, बट एक्सपेंसिव फॉर फ्रीक्वेंट राइट्स बिकॉज हर बार पे कॉपी बना रहा है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग. बेसिकली सम ऑफ द कॉमन कॉन्करेंट कलेक्शंस देखते हैं. तो एक तो कॉन्करेंट हैश मैप है, थ्रेड सेफ होता है मैप. बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर सिंक्रोनाइज्ड हैश मैप. ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड हैश मैप पुराने होता था जावा के वर्जन्स में. कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, बेस्ट फॉर रीड हैवी लिस्ट. कॉन्करेंट लिंक क्यू, नॉन ब्लॉकिंग थ्रेड सेफ क्यू है. या दो तीन एग्जांपल ध्यान रखना, इंटरव्यूज पूछ सकते हैं, कुछ बताओ कि कॉन्करेंट कलेक्शंस क्या है. ब्लॉकिंग क्यू, ठीक है, इसमें ये डिफरेंट टाइप्स हैं, एरे ब्लॉकिंग क्यू एंड लिंक ब्लॉकिंग क्यू. दीज आर फॉर प्रोड्यूसर कंज्यूमर यूज केसेस. एंड कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप, ये भूल सकते हो, बस मैंने लिस्ट में ऐड किया है. सॉर्टेड कॉन्करेंट मैप है ये. ठीक है. So to summarize it, Java ensures thread safety in concurrent collections using internal synchronization, fine-grained logs, and CS or atomic operations and safe iterators. ठीक है, allowing high concurrency with better performance than normal synchronized collections. So guys, I hope आपको समझ में आया. थोड़ा सा बड़ा वीडियो था, लेकिन गो थ्रू करो, जरूर नोट्स बनाना इन चीज़ों के. ठीक है, इन पॉइंट्स के ध्यान रखना. एंड आई होप इट हेल्प्स. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो गाइस. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क एंड इसके एडवांटेजेस क्या होता है. ठीक है, वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीनियर पोजीशन. ठीक है, कॉन्करेंसी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे थ्रेड से रिलेटेड और कॉन्करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन. सो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये मान लो अगर आपने इसका आंसर किया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इम्प्लीमेंटेशन का आएगा. ठीक है, कोड इम्प्लीमेंटेशन का, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स गो टू द थ्योरी वंस, आपको क्या बोलना है, देन विल गो टू द कोड. सो बेसिकली फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क है, जावा 7 के बाद आया है. इज अ कॉन्करेंसी फ्रेमवर्क डिजाइन टू पैरेललाइज सीपीयू इंटेंसिव टास्क. ठीक है, बाय, ये 3 पॉइंट बोलने बहुत जरूरी है. बाय ब्रेकिंग अ बिग टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क, उसे फॉर्किंग कहते हैं. फिर एग्जीक्यूटिंग देम इन पैरेलल एंड कंबाइनिंग द फाइनल रिजल्ट्स. ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसका कोर है ये. देन बेसिकली इट फॉलोज द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. बेसिकली आपके पास एक बिगर प्रॉब्लम है, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करो, इंडिविजुअली कैलकुलेशंस करो एंड बाकी रिटर्न रिजल्ट और रिटर्न कर दो रिजल्ट. ठीक है, एंड फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा. इस तरह से बेसिकली रिकर्सिव ऑपरेशन होता है ना, उसी उसी तरीके का काम है. एवरी रिकर्सिव ऑपरेशन जो हो रहा है एक थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरह से कुछ होता है इसका. तो कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो मेन कैरेक्टर्स है. फॉर्क एंड जॉइन पूल. ठीक है, ये हम कॉल करते हैं पूल क्रिएट करने के लिए. इससे स्पेशल थ्रेड पूल यूजेस वर्कर थ्रेड्स. ठीक है, एंड इसका पूल साइज जो होता है नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स. एग्जैक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स -1 होता है जो पूल साइज होता है. सपोज करो आपका सीपीयू कोर 8 का है, तो ये 7 थ्रेड बना देता है. ठीक है,
नेक्स्ट इसमें फंक्शन होता है रिकर्सिव टास्क, ठीक है। इसमें रिकर्सिव टास्क एंड जेनरिक हमने डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, बेसिकली आपको रिटर्न करता है रिजल्ट। इसमें एक फंक्शन होता है कंप्यूट, आप इसमें अपना कोड लॉजिक कंप्यूट कैलकुलेशन डाल सकते हो। तो इट इज यूज व्हेन योर टास्क प्रोड्यूसेस अ वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्या होता है, रिकर्सिव एक्शन होता है। इस तरह से कोई भी क्लास एक्सटेंड कर सकती है। ये क्या करता है आपको, व्हेन यू टास्क जस्ट परफॉर्म्स एन एक्शन डजंट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है कि एस आउट करवाना है, लॉगिन करवाना है, उसके लिए हो गया ये। अब देखो ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, ये मैंने कोड एग्जांपल से एक लिया है। सपोज करो मैंने एक बिगर टास्क को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं ये कोड में भी समझाऊंगा, अभी भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई बिगर टास्क है, इसको मैंने लेफ्ट में डिवाइड किया है और यहाँ पे राइट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो लेफ्ट डॉट फॉर का मतलब, ये जो फॉर्किंग का मतलब है, ये एक अलग से थ्रेड पे काम करने लग जाएगा। और राइट का रिजल्ट है, मैंने राइट वाले को राइट डॉट कंप्यूट किया, तो जो मेरा अभी करंट थ्रेड होगा ना, ये वहीं पे काम करने लग जाएगा। एंड फाइनली जब लेफ्ट को कंप्लीट हो जाए तो हम लेफ्ट डॉट ज्वाइन करेंगे। बेसिकली लेफ्ट वाला जो थ्रेड है वो अपना काम करके मुझे रिटर्न दे दे, तब तक मैं वेट करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा। तो लेट्स से यू वांट टू सम अ लार्ज एरे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है फॉर्क एंड ज्वाइन के लिए, ठीक है। समिंग अ लार्ज एरे, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाने भी वाला हूँ, आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन विद दिस फ्रेमवर्क, फॉर्क एंड ज्वाइन फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होता है, टास्क जो होता है साइज चेक करेगा। अगर वो सारे साइज काफी बड़ा है उसका, तो उसको सब टास्क में डिवाइड करेगा। फिर उसका फॉर कॉल करेगा ताकि सब टास्क क्रिएट हो। फिर वेट करेगा यूजिंग जॉइन एंड देन कंबाइनिंग द रिजल्ट। 5 स्टेप्स हैं, आई नो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, विल मूव टू कोड एंड देन विल कम बैक टू दिस वन अगेन। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये बेसिकली जो हमने स्टेप्स फॉलो किए, ये अवॉइड करता है थ्रेड वेस्टिंग में, मतलब थ्रेड वेस्ट नहीं होता है इस केस में। रीजन बीइंग क्या होता है कि इसमें अगर कोई एक थ्रेड का काम खत्म होगा, तुरंत ही वो थ्रेड दूसरा टास्क उठा लेता है। तो बेसिकली वर्क स्टीलिंग कहते हैं इसे यहाँ पे फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क में। दिस इज वाई फॉर्क एंड जॉइन इज फास्ट, ईच वर्कर थ्रेड हैज इट्स ओन deck. If a thread finishes early, it steals task from another thread's deck, ठीक है। इससे सीपीयू का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। हम एडवांटेजेस पे अभी बाद में जाते हैं, लेट्स गो थ्रू द कोड वंस। कोड हम किस चीज का करेंगे, समिंग अ लार्ज एरे, ठीक है। सो दिस इज अ कोड मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग एन एरे ऑफ दिस साइज, ठीक है। और इस एरे में हर एक की वैल्यू हमने 1 रख दी है, ठीक है। हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 भर दी है इस एरे में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर जॉइन पूल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका क्या होता है, कमेंट्स में अगर हम देखें जो मैंने लिखा है, इट रिटर्न्स अ शेयर्ड ग्लोबल फॉर जॉइन पूल। इट इज यूज बाय डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, ये तरीका है, यूज होता है। हाउ मेनी थ्रेड्स डज इट हैव, नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स -1, जो मैंने आपको बताया था रफली, ठीक है। जैसे अभी हमारा 8 कोर की मशीन है तो 7 वर्कर थ्रेड्स बन जाएंगे। तो ये जो कॉमन पूल होता है ना मेथड, इट प्रोवाइड्स शेयर्ड पूल ऑफ वर्कर थ्रेड्स ऑप्टिमाइज फॉर पैरेलल सीपीयू इंटेंसिव टास्क, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया। फिर हमने इसके एक सम टास्क बनाया। सम टास्क हमारा क्लास है जिसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, और इसमें और देखो यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर रखा है रिकर्सिव टास्क, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, हमें वैल्यू रिटर्न करता है आफ्टर फाइनल कंप्यूटेशन। तो सम टास्क का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। This creates a root task of the fork join tree. This is just a task definition execution नहीं हुआ है, हमने बस डिफाइन किया, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया उसी तरीके से। नाउ कमिंग टू दिस वन, अब यहाँ पे हमारा मेन काम हो रहा है पूल डॉट इन्वोक से। पूल डॉट इन्वोक हमने किया है, पूल डॉट इन्वोक, उसमें टास्क डाला है कौन सा काम करना है, ठीक है, ये काम करना है। तो सबमिट्स द टास्क टू द फॉर्क जॉइन पूल, ठीक है, स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन एंड इट ब्लॉक्स द कॉलिंग थ्रेड। जब तक ये काम होगा नहीं ना, तब तक हमारा जो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक रहेगा। एंड आफ्टर दैट इट रिटर्न्स द फाइनल कंप्यूटेड रिजल्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सम टास्क, जो हमारा टास्क कर रहा है क्रिएट। सम टास्क क्या कर रहा है, इट एक्सटेंड्स द रिकर्सिव टास्क मेथड, ठीक है। रिकर्सिव टास्क सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड डिफाइन है, यहाँ पे एक एरे डिफाइन है इसके कंस्ट्रक्टर में, स्टार्ट एंड एंड। तो बेसिकली ये एक एरे ले रहा है, उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग ले रहा है। और थ्रेशोल्ड इसमें क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। थ्रेशोल्ड इज बेसिकली इसके बियॉन्ड अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम सेम ही थ्रेड में काम करेंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर एलिमेंट्स है तो हम उसको अलग थ्रेड बना देंगे उसके लिए। ये हम अभी कंप्यूट मेथड में देखते हैं। सो इफ यू कम टू कंप्यूट मेथड, अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्ट एंड एंड के बीच में, हमारे स्टार्ट और एंड क्या इंडाइसिस हैं, ठीक है। अगर स्टार्ट और एंड के बीच में उनका डिफरेंस जो है 1000 से कम है, हमारा 1000 थ्रेशोल्ड है, तो हम यहीं पे उनका समीशन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसका मिड कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट और एंड का। हम एक लेफ्ट टास्क डिफाइन करेंगे, राइट टास्क डिफाइन करेंगे, सम टास्क टाइप का, जिसमें एरे स्टार्ट एंड मिड डाल रहे हैं, मिड एंड एंड डाल रहे हैं। फिर हम जो लेफ्ट टास्क है उसको फॉर्क कर दे रहे हैं। बेसिकली इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए।
और जो राइट वाला है उसको हम सेम उसमें कंप्यूटेशन कर रहे हैं, सेम हमारा जो करंट थ्रेड चल रहा होगा। फिर हम लेफ्ट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेफ्ट टास्क को ज्वाइन करके, एंड फाइनली जब लेफ्ट रिजल्ट भी आ जा रहा है तो हम फाइनल रिजल्ट भेज दे रहे हैं। तो दिस इज अ होल एग्जीक्यूशन ऑफ समिंग अ लार्ज एरे यूजिंग फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एक दो चीजें और दिखा दूं, तो बेसिकली काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिकर्जन की तरह हो रहा है काम। जैसे सम टास्क हुआ, ये लेफ्ट में गया, ये राइट में गया, ठीक है। अगेन इसको फर्दर डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड से ज्यादा की वैल्यू है, स्टार्ट माइनस एंड, अभी 1000 से ज्यादा का है, फिर से डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा ये, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला टास्क है ना, हमेशा ये लेफ्ट वाला टास्क हमारा, ये वाला टास्क, ये हमेशा एक नए थ्रेड में चला जा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से ये थ्रेड से कैलकुलेशन करके लाएगा, और इसका तो सेम थ्रेड में हो जाएगा राइट का, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है, ऐसे रिटर्न करेंगे रिजल्ट, और यहाँ से ये करेगा रिटर्न, ठीक है। और इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा पैरेलल एग्जीक्यूशन के साथ, ठीक है। कमिंग बैक टू थ्योरी नाउ, तो देखो ये वर्किंग हमने देख ली, ये चीज देख लिया। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस, बेसिकली एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन है, डिजाइन फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर, थ्रेड्स आर ऑलमोस्ट नेवर आइडल, क्योंकि जैसे एक थ्रेड खाली होता है दूसरे थ्रेड का काम उठा लेता है। ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग है, वर्क स्टीलिंग इंश्योर्स टास्क का इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो मैनुअल थ्रेड थ्रेड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। किसी एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के लिए वेट ऐसे अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप काम करता है, लेकिन अगर एक खाली है तो वो काम उठा लेता है। सिंप्लीफाइज पैरेलल प्रोग्रामिंग, यू फोकस ऑन स्प्लिटिंग द लॉजिक, फ्रेमवर्क बाकी सारी चीजें हैंडल करता है। दिस इज यूजफुल फॉर जॉइन फ्रेमवर्क, यूजफुल फॉर जब बहुत बड़े काम हो, हमारे पास बड़े डेटा का प्रोसेसिंग करना हो, एरे प्रोसेसिंग है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, ट्री ग्राफ ट्रेवर्सल है, पैरेलल सर्च एंड सॉर्टिंग है, ठीक है। एंड इट हैज अ लोअर ओवरहेड देन ट्रेडिशनल थ्रेड्स, बिकॉज इट रीयूजेस द वर्कर थ्रेड्स, ठीक है, कोई खाली नहीं बैठा, और हमारा ये अवॉइड करता है फ्रीक्वेंट थ्रेड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें आप बहुत सिंपल तरीके से एक शॉर्टकट याद कर सकते हो, कोई बिग प्रॉब्लम है उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, सॉल्व इन पैरेलल एंड कंबाइन द रिजल्ट्स, दिस इज फॉर्क एंड जॉइन। एंड कमिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ कोड, जो अभी हमने देखा था, मेन थ्रेड से हमने रूट टास्क सबमिट किया, तब तक मेन थ्रेड वेट कर रहा है, और वर्कर थ्रेड अपना काम करना शुरू करते हैं, वो टास्क को स्प्लिट करते हैं, सब टास्क को फॉर करते हैं, अगर खाली बैठे हैं तो काम दूसरे थ्रेड का उठा लेते हैं, कंप्यूट करते हैं, और फाइनली रिजल्ट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद मेन थ्रेड फिर से चलता है, जब वो अनब्लॉक होता है, गेट्स द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज इट फॉर फॉर्क एंड जॉइन फ्रेमवर्क, आई होप इट हेल्प्स, ठीक है। गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, मेक शॉर्ट नोट्स इफ यू वांट टू, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इफ यू आर अ सीनियर एसडी, मतलब कॉन्करेंसी के टाइम पे बहुत इजीली क्वेश्चन आ सकता है, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।